पावर पर 501 शेयर्स हैं, 110 की बाइंग है, तो फिलहाल तो मुनाफे की पोजीशन है, नीचे की खरीदारी है इनकी, प्रॉफिट्स लेने या होल्ड रखें? जी मुनाफा मान लेने की सलाह है यहाँ पे। ओके, प्रॉफिट्स आप रखिए, यही सलाह है आपके लिए। एक और सवाल लेते हैं। ब्रजेश कुमार ने एक सवाल भेजा है बिहार से। ये सवाल है इनका IRCTC पर। 1000 होल्डिंग है इनकी और जो इनके खरीदारी का प्राइस है वो 850 का है IRCTC में। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, तो बताइए क्या सलाह रहेगी 850 के बाइंग के हिसाब से IRCTC में? जी अगेन एक वीक स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूअसली अपना सारा लेवल्स तोड़ रहा है और लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। वीकली चार्ट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे सपोर्ट लगभग 750 के आसपास आता है। 750 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी, तो एक 750 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, वो टूटता है तो एग्जिट करें। ओके, एक और सवाल लेते हैं। उमेश हैं मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर। उमेश, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए सवाल ले लेते हैं इनका। इनके दो क्वेश्चंस हैं। एक है मुथूट फाइनेंस, 30 शेयर्स खरीदे हुए, 1322 की बाइंग है। दूसरा है JB केमिकल्स एंड फार्मा, यहाँ पर 1713 की बाइंग है। दोनों में ही लॉन्ग टर्म व्यू है। मुथूट फाइनेंस में काफ़ी अच्छे फायदे में है ये, और इसमें भी इनकी पोजीशन पॉजिटिव रिटर्न्स ही लैंड कर रही है। JB केमिकल्स एंड फार्मा में क्या करें दोनों शेयर्स में? जी मुथूट का स्ट्रक्चर ओवरऑल पॉजिटिव है। 2-3 दिन में हमने स्टॉक में पुलबैक जरूर देखा, बट ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो इसे होल्ड करें। स्टॉप लॉस लगभग 2080 रुपए का लगा के रखें। और रही बात JB फार्मा की, यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि वॉलेटाइल चार्ट है, ऊपर नीचे कर रहा है, देयर इज नो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हियर। तो यहाँ पे अगर होल्ड करना है तो एक स्टॉप लॉस लगा के रखें लगभग 1825 रुपए का। चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए और इन स्टॉक्स पर। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। अमित सेठ हमारे साथ बने हुए हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। क्वेश्चंस लेते हैं अब सोशल मीडिया से, और एक सवाल लेते हैं वरुण शुक्ला का, जिन्होंने गाजियाबाद से सवाल भेजा है। दो सवाल ले लेते हैं इनके। हालांकि स्टॉक्स तो इन्होंने और भी मेंशन किए हैं, लेकिन पहला स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। 153 की बाइंग है, 40 शेयर्स है, लॉन्ग टर्म व्यू है और ऐड भी करना चाहते हैं इन करंट लेवल्स पर। क्या सजेशन? जी स्टॉक होल्ड करने की सलाह है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका आता है लगभग 271 के आसपास। इस बाजार की गिरावट में अगर कोई वहां तक एक डिप आता है तो जरूर वहां पे थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पॉजिटिव है, तो अगर कोई डिप मिले 270 275 लेवल्स, वहां पे ऐड करें। स्टॉप लॉस लगा के रखें 260 रुपए का। एक और स्टॉक है इनके पास, भेल। यहाँ पर 70 शेयर है, 76 की बाइंग है। अगेन यहाँ भी और ऐड करने का प्लान कर रहे हैं? जी यहाँ पे ऐड करने का सजेशन नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है। इनफैक्ट अगर कोई भी बाउंस आए तो यहाँ पे निकलने की कोशिश करें। कुबेर नारायण ने एक सवाल भेजा है। REC पर 600 की बाइंग है, 108 शेयर्स हैं। जी एकदम एक अहम सपोर्ट पे है, जो कि लगभग 480 के आसपास आता है। वो टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तो 480 का स्टॉप लगाएं और बाउंस में निकलने की कोशिश करें। ओके, साथ ही एक और स्टॉक है इनके पास, वो है रेमंड्स। यहाँ पर 1969 की बाइंग है, व्यू इनका 6 मंथ्स का है। जी रेमंड्स होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगभग लगा के रखें 1625 रुपए का। ओके, शिवांगी मेहरोत्रा एक सवाल भेज रही है लुधियाना से। TCS पर 80 स्टॉक से 4380 इनका बाइंग प्राइस है, व्यू है इनका 3 मंथ्स का। जी आज इसका रिजल्ट भी आया है, लेकिन हैविंग सेड दैट सपोर्ट लगभग यहाँ पे आता है 3950 के आसपास। जब तक 3950 इंटैक्ट है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन अप मूव, तो एक स्टॉप लगा के 3950 का स्टॉप लगा के होल्ड करें। ओके, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। और एक सवाल हमें अनुपम सिंह ने भेजा है वाराणसी से। SBI लाइफ पर 1550 स्टॉक्स हैं, 1550 इनका, माफ कीजिए, बाइंग प्राइस है। 100 स्टॉक्स हैं, व्यू है इनका 6 मंथ्स। ऐड करें या होल्ड? जी ऐड तो नहीं करना, लेकिन होल्ड जरूर करें। स्टॉक ने 10 और 20 डेमा रिगेन किया, अपने सपोर्ट से बाउंस किया है। यहाँ पे लगभग एक स्टॉप लॉस लगा के रखें 1440 रुपए का। ओके, एक सवाल और ले लेते हैं। एक पूजा ने सवाल भेजा है नोएडा से। इनका सवाल है अगेन TCS पर ही। 4400 की इनकी बाइंग है, 100 स्टॉक्स हैं। जी जैसा कि हमने कहा कि 3950 के स्टॉक के साथ इसे होल्ड करें, और कल मॉर्निंग में वैसे भी मार्केट्स क्या रिएक्शन देती है वो हमें पता चल जाएगा।
सरोज कुमार तिवारी एक सवाल भेज रहे हैं पटना से। आईओसी है इनके पास, 300 की बाइंग है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है। जी होल्ड करें, लेकिन एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के रखें लगभग 127 रुपए का। एक और स्टॉक है वेस्ट कोस्ट पेपर मिल, यहाँ पर 100 शेयर्स हैं, 609 की इनकी बाइंग है। टारगेट क्या रखें, क्या स्टॉप लॉस? 6 मंथ्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो 6 मंथ्स टू 1 ईयर मान के चल सकते हैं। जी मेरे हिसाब से तो एग्जिट ही करना चाहिए, क्योंकि चार्ट वीक है यहाँ पे। इनफैक्ट अगर 520 के लेवल्स टूटते तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, तो कोई भी बाउंस में एग्जिट करें। ठीक है, तो बाउंस पर एग्जिट करने की सलाह है वेस्ट कोस्ट पेपर मिल से। एक और सवाल लेते हैं, और ये सवाल हमें डॉक्टर सुरादित्य ने भेजा है, और इनका सवाल है स्कॉट्स पर। 1350 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, अगले 5 साल रख सकते हैं, 3 साल से ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, क्या सजेशन? जी डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। एक क्वालिटी स्टॉक है, और अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंटली स्टॉक अपने एक सपोर्ट से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 3100 का लगा के रखें। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए राय। चलिए, सवाल इतने ही शामिल करेंगे। थैंक यू अमित शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, और साथ ही साथ कल की मार्केट पर अपनी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार, ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर। ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। दिल्ली का किंग कौन, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हर कोई ये जानना चाहता है कि दिल्ली का किंग मेकर कौन है। अगर हम लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो साफ दिखता है कि दिल्ली का असली किंग मेकर वो 15% वोटर्स हैं, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच घूमते रहते हैं। अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो ये वोटर कांग्रेस के पास जा सकते हैं, जिससे आपको नुकसान होगा और भाजपा को फायदा। ये बात मोटा मोटी हर पार्टी को पता है। इसलिए जैसे ही लगता है कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ते हुए दिखती है, चुनावी सरगर्मी तेज हो जाती है, इंडिया गठबंधन के नेताओं के अलग अलग बयान आने लग जाते हैं और संकेत दिए जाते हैं कांग्रेस वाले थोड़ा सा शांत हो जाओ, जीतने तो आम आदमी पार्टी को, वरना भाजपा जीत जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या आम आदमी पार्टी को सत्ता में आना है तो पर्दे के पीछे से ही सही कांग्रेस का साथ चाहिए क्या? इन्हीं हालात को समझते हुए अरविंद केजरीवाल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जाटों का आरक्षण का मुद्दा उठा लिया, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी। 18% आबादी है, 8 सीटों पर निर्णायक भूमिका जाट निभाते हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठा दिया, बोलते बोलते यहाँ तक बोल गए कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को लाकर फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, वोटर बनाए जा रहे हैं। अब इस बयान को पूर्वांचली का अपमान कहते हुए भाजपा हमलावर हो गई। आखिर हो भी क्यों ना, 30% आबादी है, करीब आधी सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये बयान कहीं बैकफायर न कर जाए। तो ये कई सारे मुद्दे चल रहे हैं दिल्ली के पूरे चुनाव में। तो आज आवाज़ अड्डा में इन्हीं पर करेंगे खास चर्चा। और नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव और हमारे साथ जुड़ेंगे कई सारे विशेष मेहमान, उनसे आपका परिचय कराऊं, लेकिन उससे पहले देखिए ये विशेष पैकेज। ऊपर से लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन आप और कांग्रेस के बीच चल रही लुका छिपी कंफ्यूजन पैदा कर रही है। पहले तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी दोनों पार्टियां दिल्ली में अलग अलग लड़ रही हैं। ऊपर से कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल को देशद्रोही और फर्जीवाल तक करार दिया, लेकिन उसके बाद माकन ने अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी।
इसके बाद से कांग्रेस पर इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों ने दबाव बढ़ा दिया। अब केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे संदीप दीक्षित को छोड़कर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता केजरीवाल के खिलाफ तीखे बयान नहीं दे रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कह दिया है कि दिल्ली में केजरीवाल की जीत होनी चाहिए। अगर आप और कांग्रेस मिलकर लड़ते तो बेहतर होता। और अब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर गठबंधन का नेता और एजेंडा ही साफ नहीं है तो क्यों ना इंडिया गठबंधन को खत्म ही कर दिया जाए। दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में वो केजरीवाल के साथ है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक के लिए था। इधर केजरीवाल ने दिल्ली में ओबीसी राजनीति में भी हाथ लगा दिया है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जाटों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है और कहा है कि दिल्ली के जाट और 5 अन्य ओबीसी जातियों को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल किया जाए। हमारा निवेदन है कि जो धोखा 10 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जाट समाज को देती आ रही है, वो धोखा देना बंद करें, अपने पुराने वादे पूरे करें। और अगर पूरे नहीं करेंगे तो आज केजरीवाल दिल्ली के पूरे जाट समाज को ये वादा कर रहा है कि मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा और मैं केंद्र सरकार से करवा के लेके आऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए जो मर्जी करना पड़े। बीजेपी ने केजरीवाल के जाट कार्ड को उनकी हताशा बताया है। एक जाट समाज का बच्चा, एक बेटा प्रवेश वर्मा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तब से अरविंद केजरीवाल की उल्टी सांस चलने लगी है। अब ये इनको पता ही नहीं है कि ओबीसी में जाट समाज ऑलरेडी शामिल है। अरविंद केजरीवाल को अब इधर उधर से गली से जगह नहीं मिलेगी। 5 फरवरी आएगी और आम आदमी पार्टी जाएगी। सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल प्रवेश वर्मा से अपनी सीट बचाने के लिए जाट कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल को दिल्ली में कांग्रेस के साथ की जरूरत है। सवाल यह भी है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है और दिल्ली चुनाव के बाद क्या कांग्रेस अलग थलग पड़ जाएगी या कांग्रेस दिल्ली की किंग मेकर बनकर उभरेगी। चलिए, तो इन सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा साहब, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव कुछ ही देर में जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता कुशाग्र सक्सेना जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हैं और राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में सतीश के सिंह साहब आपसे करना चाहूँगा कि कई सारे मुद्दे आ गए हैं। एक कांग्रेस का मुद्दा है जिसमें इंडी गठबंधन भी है, दूसरा जाट आरक्षण है, तीसरा पूर्वांचली वोट का मामला आ गया है। शुरुआत में कांग्रेस को लेकर करूंगा। जिस तरीके के इंडी गठबंधन के लोगों के बयान आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि लोग बटे हुए हैं यहाँ पे कि कांग्रेस को किस ताकत से लड़ना चाहिए, इसको लेकर कन्फ्यूजन फैल गया है। क्यों? देखिए, कांग्रेस स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस लुक्का छिपी खेल रही थी और इसी में लगता है जो चुनाव जो है आप बनाम भाजपा बिल्कुल हो चुकी है। आप यहाँ तो कांग्रेस के भीतर ही जो है विध्वंस हो गया है और आप देख रहे हैं इंडिया ये गठबंधन जो है वो तो अब समाप्ति हो गई है। हम तो बहुत दिनों से आपके प्लेटफॉर्म पर कहते रहे कि ये कांग्रेस वर्सेज ऑल है, कांग्रेस वर्सेज ऑल है। ये अब कांग्रेस अपने आप को जानबूझ के सबसे अलग कर रही है या सब मिलके उसके ऊपर दबाव डाल के इनको कमजोर रख के किनारे कर दे रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है कांग्रेस पार्टी के लिए। पता नहीं उनके लोग क्या सोच रहे हैं, उनके अंदर के लोकल यूनिट वाले, सेंट्रल वाले तो लगता है कुछ बोल ही नहीं रहे। तो ये कांग्रेस का हमको लगता है एक कहीं कस्ब पे आ गया, एक मुहाने पर आ गया है। भले ही हस्र जो हो, कुछ न कुछ वहां उनके भीतर एक प्रवृत्ति मैंने कई जगहों में देखा, वो लगता है कि जैसे अकेला चलो वाले के लिए ढकेले जा रहे हैं या अकेले चलने का जो है मन बना लिया है। अब यही बात है। अब देख लीजिए, एक और बात इसमें हम देखें, केजरीवाल तमाम अवरोधों के बावजूद चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं, ये आपको कहना पड़ेगा। इसलिए कहना पड़ेगा कि कांग्रेस जितनी कमजोर होगी वो केजरीवाल को ज्यादा फायदा होगा।
और कांग्रेस तो हमको लगता है कि चाहे केजरीवाल हार जाए और भाजपा अगर केजरीवाल जीत जाते हैं तो हमको नहीं लगता है कि भाजपा को इससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि सब तो INDIA में दंगल चालू ही हो गया है। तो आगे की राजनीति बहुत, INDIA रहा ही नहीं, अब क्या है, तो वो आगे तो यही राजनीति है। तो उसमें अगर एक और नेता INDIA में आ गया तो कांग्रेस के लीडरशिप को, INDIA रहे या न रहे, उसके लिए तो बीजेपी को बहुत फायदा होता है। तो ये हम मोटा मोटी देख रहे हैं। बाकी अगर चीजों पे आप कहेंगे तो हाँ, बाकी मैं चर्चा करूंगा आपसे, बाकी मुद्दे पे बातचीत करूंगा आगे शो में आगे मैं इस पे चर्चा करूंगा बाकी मुद्दों पे। कुशाग्र सक्सेना साहब, जैसा सतीश जी कह भी रहे थे कि कांग्रेस कंफ्यूज दिख रही है, या फिर ऐसे कहें कि कांग्रेस को जिस आक्रामकता के साथ लड़ना चाहिए था नहीं लड़ रही है। ये तथ्य मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसा लगे कि मैं अपना परसेप्शन आपको दे रहा हूँ। तथ्य रख रहा हूँ कि जब अजय माकन ने कहा कि हम आगे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना कैंसिल कर दिया। आम आदमी पार्टी ने धमकी दी कि अगर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो कांग्रेस को हम इंडी गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अब ऐसा ही कुछ होता दिख रहा है। सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन में किसी भी तरह की कोई फूट का सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखिए, इंडिया गठबंधन बना था और बना है राष्ट्रीय मुद्दों के लिए। जब बात हुई थी देश के संविधान को बचाने की, देश के लोकतंत्र को बचाने की और भाजपा की तानाशाही सरकार से लड़ने की, तब सारा भारत, सारा इंडिया एक हुआ था, जिसके तहत हमारा इंडिया अलायंस गठबंधन बना और जो आज भी पूरी पुरजोर तरीके से संसद में राष्ट्रीय मुद्दों पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर आज भी कायम है। हमारा राज्य स्तरों पर कभी कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ था। हाँ, एक कॉमन प्रोग्राम के तहत ये जरूर माना जाता था कि अगर इंडिया गठबंधन के सारे साथी एक साथ चुनाव लड़ना चाहें तो उसकी एक बात अलग होती है। रही बात दिल्ली की, दिल्ली में हमारा शुरू से क्लियर स्टैंड रहा है कांग्रेस पार्टी का कि हम दिल्ली में किसी के भी साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे, खासतौर से आम आदमी पार्टी के साथ। उसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 साल जो शीला दीक्षित जी की कांग्रेस सरकार ने दिल्ली को तिनका तिनका जोड़ बनाया था, तो दिल्ली से कांग्रेस पार्टी का एक अलग संबंध भी शुरू से रहा है। हम लोगों का एक इमोशनल कनेक्शन भी दिल्ली से है कि उस दिल्ली को 15 साल के बाद जो 10 साल में केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने जिस तरीके से नेस्तनाबूद किया है, डिजास्टर की तरफ धकेला है। आज आप देखेंगे जल, थल और इसमें हमारे वायु, जल, थल तीनों क्षेत्रों में दिल्ली को जिस तरीके से 10 साल में बर्बाद किया गया है, दिल्ली की जनता आज उसी कांग्रेस सरकार के स्वर्ण दौर की तरफ जाना चाहती है और इसीलिए कांग्रेस की तरफ दिल्ली की जनता पुरजोर एक मिनट कुशाग्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस वाकई पुरजोर तरीके से लड़ना चाहती है तो जो तीखापन, हमलावर रुख अपनाया था अजय माकन साहब ने, उसके बाद से अचानक से कांग्रेस इतना शांत क्यों हो गई? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कोई नेता कोई ट्वीट तक नहीं करते हैं। शीश महल के बयान पे इतने घेरे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे इतने घेरे जा रहे हैं, कोई नहीं, आपका राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं दिख रहा है। क्षेत्रीय नेतृत्व में एक ले दे के दीक्षित साहब हैं जो कमान संभाले हुए हैं। जी देखिए, मैं अजय माकन इसीलिए मैसेज जाता है जी, मैं अजय माकन जी के बयान पे लक्ष्मण जी एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 30 से 40 सेकंड थोड़ा पीछे करके देखेंगे तो आपको वहां पे क्लियरली स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा था ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगेंगे तो मेरे हिसाब से केजरीवाल एक देशद्रोही है। ऐसी बात उन्होंने क्लियरली कही थी, अगर आप देखेंगे तो। दूसरी बात, संदीप दीक्षित जी नई दिल्ली विधानसभा से केजरीवाल के खिलाफ प्रत्याशी ही नहीं, नई दिल्ली के लिए एक ऐसा चेहरा है जिससे नई दिल्ली विधानसभा पुरजोर तरीके से इमोशनल कनेक्ट कर रही है, जिसके लिए संदीप दीक्षित जी ने केजरीवाल को खुली चुनौती दी है कि किसी भी मंच से कहीं भी आकर उनसे डिबेट कर लें कि 15 साल हमारी सरकार ने क्या करा और 10 साल आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली के लिए क्या किया। मैं आपको सीधे बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश का एक एक नेता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है, आप देखेंगे कि दिल्ली की जनता एक बार पुनः कांग्रेस की तरफ आने को बेकरार बैठी है और पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ खड़ी है। और मैं आज के चैनल पर यह दावा करने के लिए जा रहा हूं, 8 फरवरी को कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है और नई दिल्ली विधानसभा से संदीप दीक्षित भारी मतों से जीतेंगे और केजरीवाल को नई दिल्ली की जनता बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है।
नहीं, अगर आप ऐसा कहेंगे तब तो आम आदमी पार्टी थोड़ी परेशान हो जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को तो सरकार बनाना तो दूर की बात, उनको सूट भी नहीं कराए कि आप थोड़ा सा मजबूती से लड़े। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव साहब, चूंकि जो आंकड़े दिखा रहे हैं आप, मैं आपके पास आऊंगा, सक्सेना साहब बहुत समय है, हम लोग आएंगे आपके पास। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आपकी बातों को गंभीरता सुन रहे थे, उनका रिएक्शन ले लेता हूँ। ये इसलिए मैं सवाल आपके पास लेकर आया पुष्पेंद्र जी, जो आप वोट शेयर का परसेंटेज देखें लोकसभा चुनाव का, विधानसभा चुनाव का, तो ये साफ दिखता है कि कांग्रेस के वोटर जो हैं वो आपके पास चले जाते हैं। कांग्रेस मजबूत होगी तो जाहिर तौर पे आप कमजोर होंगे, तो ये तो सारी आपकी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। नहीं, देखिए ये सब ख्याली पुलाव है लक्ष्मण जी, और किसी को भी सपने देखने का दिन में रात में भी पूरा अधिकार है। कांग्रेस पार्टी भी सपने देख सकती है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि देखिए दोनों पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, शादी की तारीख तय हो गई, बाराती सारे तैयार हैं, लगभग कुछ तैयार हो रहे हैं, लेकिन दूल्हा इनके पास नहीं है। हमारा दूल्हा अरविंद केजरीवाल है, तैयार हैं हमारे दूल्हे, लेकिन इनका दूल्हा चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के दूल्हे का पता नहीं है इनका दूल्हा कौन होगा। हम तो देखिए आपको दिखा रहे हैं, हमारा नेता अरविंद केजरीवाल जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बात नहीं बता सकती, ना भारतीय जनता पार्टी ये बात बता सकती है कि वो किसके नाम पे चुनाव लड़ रही है, कौन उसका नेता होगा, उनकी क्या नियति है, उनकी क्या नीतियां हैं, ये कहीं भी स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, आप देखिए वहां पे होड़ मची हुई है, ये सिर्फ गालियों की राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को गाली देना है इनको, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना है, सुबह उठ करके बस एक ही काम है इनका, भारतीय जनता पार्टी वालों का। और वो होड़ इसलिए लगी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को तवज्जो देती है। पहले मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले चुनाव में होता क्या था कि ये लोग वहां से क्या कहते हैं, हिमाचल से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जगहों से ये अपना प्रचार के लिए नेताओं को बुलाते थे और वो यहां आकर के अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को गालियां बकते थे। और उसमें क्या बोलते थे, ये गोली मारो सालों को, इस तरह की तमाम ऐसी बातें जो मैं आपके चैनल पे बोल भी नहीं सकता, इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात करते थे। अब दिल्ली के नेताओं को, जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता हैं, उनको तकलीफ हो गई कि अरे भैया अगर बाहर वाले आएंगे तो हम कहां जाएंगे। प्रवेश वर्मा आ गए तुरंत लाइन में, उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी कि शायद मैं सीएम चेहरा घोषित कर देगी मुझे भारतीय जनता पार्टी अगर मैं ज्यादा गालियां दूंगा अरविंद केजरीवाल को। तो वो जैसे उन्होंने शुरू किया, रमेश बिधूड़ी ने कहा अरे ऐसे कैसे प्रवेश वर्मा आगे हो जाएंगे सीएम कैंडिडेट, मैं आगे आऊंगा। रमेश बिधूड़ी ने उनका भी नंबर काट दिया। रमेश बिधूड़ी ने सबसे पहले प्रियंका जी पे हमला किया, प्रियंका गांधी जी पे, उसके बाद उन्होंने हमला किस पे किया, हमारी जो महिला मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी पे, और किस तरह से उनके बुजुर्ग पिता के बारे में टिप्पणियां करी और उनके बारे में ये सारी दिल्ली देख रही है, सारा देश देख रहा है, आप सब देख रहे हैं। तो ये इनके पास बस यही है कि सबसे ज्यादा गाली दो और सीएम चेहरा बन जाओ दिल्ली में, इसी की होड़ लगी है। इनको कोई मतलब नहीं है कि दिल्ली के जनता को काम कैसे होगा, उसके भले के लिए कैसे काम करें। मेरा सवाल आपसे ये था कि कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो आपको नुकसान होगा, इससे बचने की स्ट्रेटजी क्या है। तो आपने चेहरे का मुद्दा उठाया, हमारे साथ विजय शर्मा साहब हैं, बहुत तसल्ली से सुन रहे थे, तो जब ये बोलेंगे तो आप लोगों के बीच मत बोलेगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा मैं। विजय शर्मा जी, दो मुद्दे उठे, एक तो सवाल जो लेकर के मैं पुष्पेंद्र जी के पास गया था, तो मेरा सवाल फिर से आपसे भी होगा कि अगर आम आदमी कांग्रेस मजबूत होती है तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा खुश होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक स्ट्रेटजी रहेगी। और दूसरा ये जो चेहरे का मुद्दा है, जो पोस्टर दिखा रहे हैं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव साहब, ये कितना बड़ा कंसर्न है आपके लिए? देखिए लक्ष्मण जी, दो बातें आपने पूछी, दोनों बातों का मैं बड़े तसल्ली से जवाब देता हूँ। अब इन्होंने चेहरे की बात की है, चेहरा आप मुझे बताइए, जब मध्य प्रदेश में पहली बार हमारी सरकार बनी थी कौन था? हरियाणा में सबसे पहले हमारी जब सरकार बनी थी 2014 में, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आए थे, कौन था? कर्नाटक में कौन था? महाराष्ट्र में कौन था हमारा? उत्तर प्रदेश में 2017 में जो हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई तो हमारा चेहरा कौन था? अभी मध्य प्रदेश राजस्थान में हमारे चेहरे कौन थे? बन गए ना। हमारा चेहरा कमल का फूल है, चुनो है विधायक चुनेंगे, वहां पे चीफ मिनिस्टर और हमारी जो शीर्ष नेता तो बैठ कर तय कर लेगा। तो अब इन्होंने तो मान लिया कि ये जा रहे हैं, आपदा जा रही है, बीजेपी आ रही है, ये पक्की बात है। आप लिख लीजिए, दीवारों पे लिखा हुआ है ये कि बीजेपी जो है, जो इन्होंने जो
पाप किए थे, जनता के साथ पाप किए थे। मैं पाप बोलूंगा क्योंकि आप झूठ बोलते हो, फरेब करते हो और जनता के साथ ऐसे मतलब उनके इमोशन के साथ खेलते हो, तो ऐसे इंसान को 1 मिनट भी कुर्सी पर बने रहने का हक नहीं है। और वो सुप्रीम कोर्ट ना भाई ये कहते हैं जी केजरीवाल जी बनेंगे। केजरीवाल जी कैसे बन सकते हैं आप मुझे बताइए? वो फाइल साइन नहीं कर सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, वो सचिवालय में जाके फाइल साइन नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर है। चलो मैं उस पर भी नहीं जाता हूं। इन्होंने किस तरह से संविधान का अपमान किया है टेम्परेरी। अब ये विकास की बातें तो करते नहीं है। बीजेपी हिसाब मांगती है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपना सीना तान के कहते हैं लीजिए गरीबों के सपनों के घर हम देते हैं, उसको ये गाली देना कहते हैं, क्योंकि इनकी नजर में ये गाली देना ही है, क्योंकि ये कभी गांवों में गए नहीं। और दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा किस तरह से मेरठ के लिए हमने मेट्रो शुरू की है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है ना। ये है ना, ये हमारा विकास मॉडल है। अब आप मुझे बताइए लक्ष्मण जी, इन्होंने जाटों का मुद्दा बनाया, इस बारे में बताइए आपका नेता कौन बता होगा? दिया, कमल का फूल है आपकी हमारा। नीति क्या है? हमारा कमल का फूल है, हमारा ये चोर आदमी नहीं हो सकता भैया। चोर ठीक है, जाट के मुद्दे पर मैं आगे चलकर आऊंगा। विजय शर्मा जी, जाट के मुद्दे पे मैं आऊंगा आगे चलकर। 1 मिनट जरा हमारे साथ सज्जन जी काफी देर से जुड़े हुए हैं, उनका एक कमेंट लेता हूं, ओपनिंग कमेंट, फिर आप लोगों के पास आऊंगा। सो में अभी बहुत समय। सज्जन जी, ये तो आम आदमी पार्टी जो पोस्टर दिखा रही है कि चेहरा बीजेपी के पास नहीं है, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, ये कितना बड़ा रोल निभाने वाला है? क्योंकि विजय शर्मा जी ने कई तथ्यों के आधार पर कह दिया कई राज्यों में चेहरे नहीं थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव वहां पर जीती। और इस पूरे चुनावी रणनीति में जो हम लोग चर्चा भी कुछ देर पहले कर भी रहे थे, कांग्रेस कितना महत्वपूर्ण रोल निभाएगी? देखिए लक्ष्मण जी, चेहरे की जहां तक बात है वो एक मुद्दा होता है। निश्चित तौर पे आप देखें कि साहेब सिंह वर्मा थे, उसके बाद चुनाव से पहले 1998 में सुषमा स्वराज जी को बनाया गया, हालांकि उसमें शीला दीक्षित जी आई। उसके बाद माना जा रहा था कि हर्षवर्धन जी हैं, किरण बेदी जी भी 2015 में थी। लेकिन बात केवल चेहरे की नहीं, बात यह है कि एक कांग्रेस की जितनी भी वोट बैंक थी, जो सपोर्ट बेस था, वो चला गया आम आदमी पार्टी के पास। बीजेपी का जो सपोर्ट बेस है मिडिल क्लास, वो इस बार दिख रहा है, चेहरा हो या ना हो, मिडिल क्लास के बीच में आम आदमी पार्टी को लेके, उसकी सरकार को लेके एक नाराजगी है। क्योंकि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सिविक इश्यूज की बात हो, सड़कों की बात हो, आप देखिए कि काफी उस पर काम नहीं हुआ है और नाराजगी है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि चेहरा नहीं भी हो तो अगर बीजेपी को जीतना है तो मिडिल क्लास के अलावे बीजेपी को जो यहाँ का गरीब तबका है, जो तकरीबन 40% के बीच है, लोअर मिडिल क्लास से लेके अगर आप पुअर क्लास की बात करें, उसमें जो एक धारणा बन गई है कि भले ही नाराजगी हो लेकिन जो भी मिल रहा है वो केजरीवाल सरकार के माध्यम से मिल रहा है। तो इस धारणा को तोड़ के अपने आप को वहां पे स्थापित करना कि आप उससे ज्यादा उनको लाभ देंगे, ऐसी स्थिति में क्या है कि यहां पे बीजेपी थोड़ी कमजोर दिख रही है ग्राउंड पे। अब चूंकि ये वोट कांग्रेस का रहा है, तो कांग्रेस को जो लड़ाई लड़नी है उसमें उसे मिडिल क्लास से ज्यादा इस जो गरीब तबका है उसको टारगेट करना होगा। मुस्लिम समाज है, उसका कुछ स्प्लिट होना होगा। अब जहां तक दिख रहा है, चाहे अजय माकन हो या संदीप दीक्षित हो, ये तो मिडिल क्लास वोटर को ही अपील करेंगे। तो जहां पे जो लाभ होना चाहिए, एंटी इनकम्बेंसी अपने आप में सरकार बदलने के लिए काफी नहीं होती है। उसके लिए जो विकल्प, उस विकल्प का बहुत ही विश्वसनीय होना, उसका जिस तबके पे जितना, तो केवल मोदी अपने इमेज से कोशिश कर रहे हैं लेवरेज करें, लेकिन दिल्ली, और ये बात विजय जी भी इस पे विचार करेंगे, दिल्ली की जो बीजेपी की नेतृत्व है उसको जितना सक्रिय रहना चाहिए था, जितना अपेक्षित था, कम से कम हमें वो दिखा नहीं, या अपेक्षा दिखनी चाहिए थी। कारण से हमें लगता है कि देखिए, चेहरा एकमात्र कारण है, और बड़ा कारण ये है कि केजरीवाल सरकार एंटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइपर एक्टिव है। बीजेपी की तरफ से, वो प्रधानमंत्री की तरफ से ये प्रयास दिख रहा है। जिस यूनिट को 6 महीने से काफी ये दिखना चाहिए था, कम से कम हमें जितना अपेक्षित होना चाहिए था वो दिखा नहीं। तो चेहरा बहुत कारणों में एक जी बिल्कुल। विजय शर्मा साहब, जो स्थानीय यूनिट को जितना प्रभावित होना चाहिए था उतना प्रभावित दिख नहीं रहा है। देखिए लक्ष्मण जी, ऐसा नहीं है। हमारे सचदेवा जी, उनके नेतृत्व में जो वहां का यूनिट है, लोकल यूनिट है, पूरे जोर शोर से लगा हुआ है। एक्चुअली क्या है, ये केजरीवाल जी क्या है, ये मीडिया के ऊपर ज्यादा लड़ाई लड़ते हैं, मीडिया में ज्यादा दिखाई देते हैं। जमीन के ऊपर आप देखेंगे
झुग्गी में, झोपड़ी में, गांवों में, गली में, देहात में, शहर में, कॉलोनी में, आप कहीं जाइए, वहां जो भी बीजेपी का कार्यकर्ता है वो वहां झुग्गियों में जाके हम सो रहे हैं, रात बिता रहे हैं, उनके दुख सुख में साथी देख रहे हैं कि हमें क्या करना है। आपने देखा होगा किस तरह से महिलाएं खुश हो रही थी, कुछ तो खुशी के मारे रो रही थी, उनके सपनों के जब घर मिले थे। तो ये सपने साकार करने जैसा है। और जो केजरीवाल जी है ना, उनकी विश्वसनीयता खो चुके हैं वो, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से 1000 रुपए की घोषणा की थी उन्होंने महिलाओं के लिए, वो आज तक नहीं दिया। किस तरह से सड़क की बात की थी, जमुना की बात की थी, ठीक है, समझ गया, हॉस्पिटल की समझ बात गया विजय की शर्मा थी। साहब। जी हाँ, सतीश जी, ये जो एंटी बीजेपी वोटर है, जो मतलब बीजेपी के पास लक्ष्मण जी, नहीं मैं आपकी जाएगा, बात का भूल गया था, एक 5 सेकंड का। आपने कहा था कि आपके खुश होने की बात है वोटों का बंटवारा, तो मैं आपको बात बता दूं चैनल के माध्यम से कि हम किसी की रणनीति पे इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, छोटा इलेक्शन हो बड़ा इलेक्शन हो, हम शिद्दत के साथ लड़ते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता के साथ 24 घंटे रहते हैं और काम के आधार पर वोट मांगते हैं। अभी आपने देखा केजरीवाल जी और इनकी टीम लेके पोस्टर बैठे हैं, इन्होंने काम नहीं गिनवाए एक भी। आप मुझे बताइए, मैं चुनौती देता हूं, जो जो घोषणा की है केजरीवाल जी ने वो पलटू राम बन गए हैं। सारी घोषणा मैं काम गिनवा देता हूं इनको, सारी चीजें मुझे मौका दीजिए, मैं सारे काम बता देता हूं। काम गिनवाने के लिए आ गए हैं। एक मिनट सत्य जी, काम विजय शर्मा जी काम गिनवा रहे हैं। मुझे टाइम दीजिए लक्ष्मण जी, मैं सारे काम गिनवा देता हूं। पुष्पेंद्र जी, आप पोस्टर नीचे कर लीजिए, बहुत स्मार्ट आप हैं, आपका चेहरा दिखना चाहिए चैनल पे। पुष्पेंद्र जी की नौकरी चली जाएगी, उनको केजरीवाल जी का आदेश हुआ है कि लेके खड़े रहना है। आप क्यों उनको नहीं, हमारी कोई नौकरी नहीं जाएगी। विजय जी, ये दिल्ली की जनता का आदेश है, दिल्ली की जनता का आदेश है भैया। अरे भैया सुनिए, ये दिल्ली की जनता का आदेश है कि भारतीय जनता पार्टी से पूछें, हम विजय शर्मा जी से पूछें कि वो बताएं कि उनका नेता क्या है, उनकी नीतियां क्या है दिल्ली के लिए, और उनके क्या नियति है आगे काम करने की। हमने काम किया, आपने मकानों की चाबी। अरे भैया आप सुनिए, आपने भारत बंद, अब सुनिए, मैं आपको बताऊं, सुनिए सर, सुनिए, अब विजय जी मेरी बात भी सुन लीजिए ना। अब सर ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी ना, आप सुन लीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि हम, विजय जी ने कहा कि हमने कोई काम नहीं किया। विजय जी को मैं बताऊं कि हमारी पार्टी ने जितना वादा किया था उससे कहीं ज्यादा काम किया। वही काम नहीं कर पाए जहां आपके एलजी ने अड़ंगा लगाया या आप लोगों ने अड़ंगा लगाया। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी काम करने में। अब मैं गिनवा देता हूं। हमने वादा किया था कि हम दिल्ली की जनता को बिजली फ्री देंगे, दे रहे हैं। हमने वादा किया था हम दिल्ली की जनता को पानी फ्री देंगे, हम दे रहे हैं। हमने वादा किया था कि हम दिल्ली की महिलाओं को बस में यात्रा फ्री करेंगे, हम करवा रहे हैं। हमने वादा किया था कि हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाएंगे, हम करवा रहे हैं। हमने वादा किया था कि हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, हमने अच्छे स्कूल बनाए, हमने अच्छे अस्पताल बनाए। अगर आप कहें तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं ये हमारे अस्पताल जो हमने बनाए हैं। अगर आप हमको कहें तो मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने स्कूल कितने बनाए हैं, आप सब जाकर के चेक कर सकते हैं। तो हमने जितने वादे किए थे सब हमने डिलीवर किए, इसीलिए जनता हम पे विश्वास करती है। और आपकी तरह नहीं है कि 1993 से 98 तक आपकी सरकार हुई थी दिल्ली में, और आप उस दौरान 3 मुख्यमंत्री बदल लेते हैं। पहले मदन लाल खुराना जी होते हैं, फिर खुराना जी को हटा करके साहिब सिंह वर्मा जी को लाते हैं। सिर्फ फिर चुनाव से ठीक 50 दिन पहले, मैं 1998 की बात कर रहा हूं जब आपकी सरकार थी, आपको याद होगा विजय जी, सिर्फ 50 दिन पहले आप सेंटर से सुषमा स्वराज जी को लाते हैं। सुनिए 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 सर, आप 50 दिन पहले सुषमा स्वराज जी को लाते हैं जी के पास। सर लक्ष्मण जी बस एक मिनट, विजय जी 5 सेकंड में, सिर्फ 5 सेकंड दे दीजिए बस। ठीक है, पुष्पेंद्र जी को 10 सेकंड दिया जाता है, 5 सेकंड में पुष्पेंद्र जी को 10 सेकंड दिया जाता है। सुनिए विजय जी सुषमा स्वराज को इसीलिए लेके आए थे ना कि उनके चेहरे पे वोट मिल जाएगा। इसीलिए हम आज आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप जरा बताइए आपका चेहरा कौन है दिल्ली में। हमारा चेहरा देखिए, हमारा गारंटी मैन अरविंद केजरीवाल, देश का नेता, दिल्ली का बेटा, विजय शर्मा दिल्ली के बुजुर्गों का बेटा। जवाब दीजिएगा, फिर हमारा नेता सामने आपके, आप अपना नेता बताइए कौन है दिल्ली में, आपका दूल्हा कौन है आप बताइए। पुष्पेंद्र जी 1 मिनट शांत हो जाइए। विजय शर्मा जी जी देखिए, अब आपको पर्याप्त समय देना होगा, मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा हम बिजली माफ दे रहे हैं। अब मैं कहे तो मैं केजरीवाल जी का वीडियो दिखा देता हूं। वो कहते हैं कि गलत बिल आ रहे हैं, बिल मत भरना। ये मान लिया इन्होंने टीवी के ऊपर। ये कहते हैं पानी हमने दिया फ्री, गंदा पानी दे रहे हैं। ये केजरीवाल जी का मैं वीडियो सुनवाता हूं।
जमुना गंदी है। अब नहीं, अस्पताल का ये नाम गलत। बताइए। एक मिनट रुकिए, ये सुनिए, ये केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं या सुनिए, ये बिल्कुल सुनिए, हॉस्पिटल का नाम सुन लीजिए, हॉस्पिटल का नाम सुन लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूं और आप कहें तो मैं पढ़ के बता देता हूं। ये हॉस्पिटल के नाम आपने पूछा है ना, आप सुन लीजिए हॉस्पिटल का नाम। जो कंप्लीटेड हॉस्पिटल है, बुराड़ी हॉस्पिटल है, अंबेडकर नगर हॉस्पिटल है, सुन लीजिए। अरुणा पुष्पेंद्र जी, आसफ एक अली मिनट रुक जाइए। ब्लॉक का हमने ओपीडी बनाया, इंदिरा गांधी पुष्पेंद्र जी, एक मिनट रुक जाइए। हॉस्पिटल जब ये मेडिकल विजय जी बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे। देख लीजिए, आप कह रहे हैं ना हॉस्पिटल नहीं बनाया, आप एक देख दूसरे के लीजिए। बीच में बोलेंगे तो हमारे दर्शकों को कुछ पता नहीं चल पाएगा, फिर मतलब नहीं रहता बहस का। विजय शर्मा साहब, आप अपनी बात करिए, वीडियो सुनाना बहुत सही तरीके से जाता नहीं चैनल पे, तो आप मुझे अपनी बात कह दीजिए 30 सेकंड में, फिर मैं बाकी वक्ताओं के पास जाऊं। विजय शर्मा साहब 30 सेकंड। ये वीडियो जाएगा और पुष्पेंद्र जी जरा शांति से सुन लें। ये देखिए, मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ करूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा, आप ओक लगा के पानी पी लेना, सीधे टूटी से 24 घंटे साफ पानी आएगा। और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। अब बताइए कौन झूठ बोल रहा है? एक बात। दूसरा, अरे पूरा वीडियो सुनिए, ऐसे कटिंग करके मत बता। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल मत चलिए, ये झूठा नहीं, पूरा वीडियो दिखाइए। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो पूरा वीडियो ऑन करिए ना, पूरा वीडियो ऑन करिए। अरे लक्ष्मण जी, मैं कह रहा हूँ आपको चुनौती दे रहा हूँ, आप इसी वीडियो को कंटिन्यू दिखाइए ना, आप दिखाइए कंटिन्यू। जो असंतोष एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है, आम आदमी पार्टी की जिन विफलताओं की बात विजय शर्मा साहब कर रहे हैं, और जो वोटर निचला तबका है जो चाहता है कि वोट दे हम एक विकल्प को, उस विकल्प के तौर पर उभरने में कांग्रेस कितना कामयाब दिख रही है। अरे भैया, मैं कुछ नहीं दिखा रहा, मैं कह रहा हूँ आप इस वीडियो को कर दीजिए, आपकी दोनों लोगों को शांत कर दीजिए, कुशाग्र जी को बोलने दीजिए। लक्ष्मण जी, जिस तरीके से ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी वाले एक दूसरे की कलई खोल रहे हैं ना, इससे पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उछाल के ये साबित कर चुके हैं कि ये दोनों आपस में कितने भ्रष्ट हैं। और इसी नूरा कुश्ती में 10 साल से दिल्ली का एक एक व्यक्ति दिल्ली जूझ रही है, और दिल्ली अपनी बेसिक सुविधाओं से भी वंचित है। अब रही बात, आपने बात करी कौन सा वर्ग और किस वर्ग को कांग्रेस मजबूत कर रही है, कौन सा वर्ग मजबूती से देख रहा है। हम आपको ये बात कहना चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ग, हर जाति धर्म इस टाइम कांग्रेस की तरफ अच्छी नजरों से देख रहा है और चाहता है कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आके अपने 15 साल का स्वर्ण काल दोबारा दिल्ली वालों को दे, क्योंकि यही एक रीजन रह गए इन दोनों की लड़ाई। और इन दोनों की जो नूरा कुश्ती के बीच दिल्ली पिस रही है ना, ये दोनों आम आदमी और बीजेपी वाले दिल्ली के लिए किसी भी तरीके से कंसर्न नहीं दिखते हैं। जब देखो आप गलत, जब देखो भाजपा दिल्ली में कांग्रेस का चेहरा कौन है, बताइए ना। पुष्पेंद्र जी, आप मुझे बताइए दिल्ली में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? एक छोटा सा सवाल है, बताइए। एक मिनट पुष्पेंद्र जी, कुशाग्र जी को अपनी बात रखने दीजिए। हमारे चैनल पे इस तरह से बीच में टोका टोकी वाला डिबेट नहीं होता है। हम लोग तसल्ली से अपनी बात रखने के मौका देते हैं, और जब एक बोले तो दूसरे लोग ना बोले, ताकि हमारे इस डिबेट की मर्यादा बनी रहे। कुशाग्र जी, आप अपनी बात रखिए। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। पुष्पेंद्र जी हमारे बड़े भाई हैं और पूर्व कांग्रेसी हैं, तो मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि शीश महल के राजा, शराब घोटाले में आरोपी केजरीवाल का अगर ये चेहरा लेके चल रहे हैं, तो दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है आम आदमी पार्टी को खदेड़ने के लिए। दिल्ली ने एक डेफिनेशन तैयार करी है, 10 साल का पाप, भाजपा और आप। अब इस पाप को दिल्ली से साफ करने का समय आ चुका है। और जिसकी केजरीवाल की बात कर रहे हैं, क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री बन पाएंगे? कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए, क्या वो कोई फाइल साइन करने के लिए एलिजिबल है? हाँ, ये एक सवाल है, ये एक सवाल पुष्पेंद्र जी उठता है, जो कुशाग्र जी ने जो सवाल उठाया है, और ये सवाल विजय शर्मा साहब कह रहे थे, लेकिन ये सवाल पॉलिटिकल नहीं है, ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के बंदिशें लगाई हैं, उसके बाद आप जिस चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वाकई अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाल सकते हैं? संभालते तो फिर बहुत सारी चीजों पे उन पर बंदिशें लगी हुई है। इस टेक्निकल सवाल का थोड़ा सा सही जवाब दिए, तथ्यपरक जवाब दीजिएगा पुष्पेंद्र जी, फिर मैं सतीश जी के पास जाऊंगा। एक चीज मैं ऐड करना एक मिनट कुशाग्र जी, आपके पास आऊंगा, अभी आऊंगा आपके पास। पुष्पेंद्र जी 5 सेकंड या फिर 5 सेकंड बोलने दीजिए।
टेम्पररी सीएम चरण वंदना करके कंटिन्यू करेंगी या फिर और कोई चरण चुंबक या चरण वंदना केजरीवाल की करते हुए चरण पादुका। ठीक है, अब आप अपनी बात को यहीं विराम दीजिए। पुष्पेंद्र जी, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। ये सवाल बहुत ही वैलिड है कि सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालना कितना संभव है? देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमारा चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री का हमारा चेहरा है, हमने आपको पहले ही बता दिया। जहां तक आप तकनीकी बात कर रहे हैं कोर्ट वाली, सुप्रीम उसके हाँ केजरीवाल जी, मैं वही बता रहा हूं आपको। पुष्पेंद्र जी एक बार, अरे भैया कुशाग्र, तुम चुप हो जाओ, तुम्हारे पास तो नेता ही नहीं है भाई। आपके पास कहाँ नेता है? आप अपना नेता बता दो ना। हमारे नेता की छोड़ के चिंता जरा ये बता दो ना कि दिल्ली में आपका नेता कौन होगा, आप बताओ ना कांग्रेस का। कोई भी चेहरा हमेशा चुनाव के बाद विधायक दल के, अरे कौन है चेहरा? ऐसा है कुशाग्र ना, तो आप, मैं आपको बता रहा हूँ 2015 में भी आप शून्य पे थे, 2020 में भी आप शून्य थे, और 2025 में शून्य से ऐसा करिए कि हम लोग सतीश जी के पास चलते हैं। सतीश जी को दिखाइए। सतीश जी, मेरा सवाल आपसे अब दूसरा है। ये चेहरा और मुद्दा, कांग्रेस की भूमिका को हम लोग यहीं रोकते हैं। अब एक दूसरा मुद्दा चुनाव में उठ खड़ा हुआ, वो है जाटों के आरक्षण का। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, ऐसे समय में जब महज कुछ चंद हफ्ते बचे हुए हैं चुनाव में जाने के लिए, तो ये जाट वोट को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अगर ये वही कोशिश है तो इसमें अरविंद केजरीवाल कितने सफल हो पाएंगे? क्योंकि जाट वोट जो है करीब 18% के आसपास है, जो आंकड़े बता रहे हैं। 8 सीटों पर काफी निर्णायक भूमिका निभाते हैं, और इसमें से एक सीट इनका भी है जहां अरविंद केजरीवाल जहां चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, आपने ध्यान से देखा होगा तो अरविंद केजरीवाल वोट बैंक में बहुत, उनके दिमाग में पूरा है कि कहां से कौन सा वोट जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो इसलिए पुजारियों के भत्ते भी बढ़ते हैं, जाटों का आरक्षण भी बीच चुनाव में उठाया जाता है। जाटों का जहां तक सवाल है, उसके संविधान यहाँ स्थिति क्या है, कोई दावा कर रहा है कि तो है ऑलरेडी, तो वो उस हिसाब से चल रहे हैं। तो ये तो एक कोशिश उनकी जरूर है। अब सफल कितना होंगे तो चुनाव में वो जो है वो लोग बताएंगे, हमें नहीं कह सकता। चुनाव वो अच्छा लड़ रहे, ये बात सही है, और यही है उसका एक, ये सब जो आपने कहा वो उसके संकेत है। नंबर 1। नंबर 2, जो केजरीवाल के पक्ष में एक एडवांटेज है और जो डिसएडवांटेज है, दोनों बोलूंगा। पक्ष में जो एडवांटेज है वो ये है कि जब कांग्रेस कमजोर रह रही है या कांग्रेस के सहयोगी उसको दबा दे रहे हैं, तो जो दलित भाई और जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो फिर जाएगा कहां? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, उनका अपना एक रेवड़ी का महल है जो वोट बैंक में, तो ये सब जो है उनके पक्ष में जाता है। डिसएडवांटेज में क्या है? डिसएडवांटेज में एक चीज है, वो है बीजेपी की आक्रामकता। हालांकि मेरे मन में सवाल है कि बीजेपी कितनी आक्रामक है, कितनी आक्रामक। कांग्रेस आक्रामक हो सकती थी, लेकिन यहाँ तो ये सब आपस में दीक्षित, माकन, पृथ्वीराज, फलाना ठिकाना लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं, अभी वो आज तो देखने को मिला। देखिए, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भाजपा को देखिए और आप पार्टी को देखिए, ये दोनों ना प्रोपेगेंडा में, पब्लिसिटी में कौन ऊपर है पता ही नहीं चलता। दोनों को एक दूसरे का टेक्निक मालूम है, एक उसी तरह से लड़ते हैं। एक मोहम्मद अली है तो दूसरा माइक टाइसन है। इसमें आज कांग्रेसी कहाँ दिखता है ये नहीं पता। हमको तो लग रहा है जो अभी कांग्रेसी आज आपके यहाँ बोल रहे हैं वो वैसा बोलने वाला तो पहले देखे ही नहीं है। वो भी एकदम लड़ाकू है भाई। लेकिन कांग्रेस के पास सब समाज है, 15 साल पुराना इतिहास है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में है कहाँ? अभी कहाँ आए भाई? बिल्कुल। हालांकि जो भाजपा की आक्रामकता की बात आपने सतीश जी की ना, उसमें मेरा अपना छोटा सा ये अनुभव ये कहता है कि भाजपा के साथ एक अच्छी बात भी मान सकते हैं आप। इसको लोग अपने व्यक्तिगत लाइफ में भी उतारना चाहिए कि भाजपा जब भी चुनाव लड़ती है ना, वो बड़ी आक्रामक तरीके से लड़ती है। भले उसे पता हो कि हम हारने वाले हो, भले उसे पता हो जीतने वाले, कभी बिल्कुल निश्चिंत वाले मुद्रा में नहीं रहती है। चाहे आप राज्यसभा का एक छोटा सा चुनाव का उदाहरण आप ले लें, और या फिर किसी भी छोटे से उपचुनाव का उदाहरण ले लें, या फिर लोकसभा या राज्यसभा का, आक्रामकता हमेशा दिखती है। ये अपने आप में हर एड़ी चोटी का जोड़ लगा देती है। तो ये आक्रामकता जाहिर तो वो दिल्ली पे दिखेगी, इतने साल से बाहर हैं, और दिल्ली हाँ सत्य जी कुछ कह रहे हैं आप? इसी आक्रामकता के आधार पे कह रहा हूं,
हाँ, आक्रामकता के आधार पर ही कह रहा हूँ। जो मैंने दिल्ली में देखा वो है तो आक्रामक दिख तो रही है, लेकिन कितने अंदर से है वो एक देखने लायक चीज है। इसीलिए मैंने कहा कि संघर्ष है, ऐसा नहीं कि संघर्ष नहीं है, लेकिन एडवांटेज। सज्जन जी, हाँ सज्जन जी, ये जो मराठा का जाट का जो दांव चला है अरविंद केजरीवाल ने, ये जाट का दांव, ये जाट वोटर का मामला कितना नुकसान कर पाएगा भाजपा को? लक्ष्मण जी, हमें नहीं लगता है कि जाट वोटर में बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी को सफलता मिलेगी, मतलब जो है उससे ज्यादा। कारण इसका यह है कि देखिए, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं परेश वर्मा, कम से कम जाट समाज में उनकी जो छवि है या जो पकड़ है, उस स्तर का नेता अभी के तारीख में आम आदमी पार्टी के पास जाट समाज में नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी भले ही मिडिल क्लास से निकली हुई मूवमेंट वाली पार्टी थी, लेकिन आज के डेट में उसका जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली गरीब या जो लोअर मिडिल क्लास मतदाता है उसमें है। तो जाट समाज बहुत प्रभावित नहीं होगा। दूसरा ये है, आरक्षण का मुद्दा तो पता नहीं कैसे एक पार्टी कैसे ऐसे गलती कर सकती है। ये तो अटल जी के टाइम में एक हरियाणा को छोड़ के और राजस्थान में 2 जिलों को छोड़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पूरे राजस्थान में जाटों को ओबीसी का वो मिल चुका है। तो ये तो पहले से वो है, इसलिए वो भी काम नहीं करेगा। तीसरी बात यह है कि परेश वर्मा जो है, कम से कम भले ही बीजेपी मेरे नजरिए में थोड़ी कमजोर है स्थानीय नेतृत्व, लेकिन परेश वर्मा जो है काफी सक्रिय रहे हैं। तो उस कारण से जाट और गुर्जर समाज, इनके बीच में इनको बहुत सफलता नहीं मिलेगी। इनको सफलता कहाँ मिल रही है कि अपना जो झुग्गी झोपड़ी वाली है, लोअर मिडिल क्लास वाली है, मुस्लिम मतदाता जो किसी भी सूरत में नहीं चाहता है कि बीजेपी जीते, और बाकी तमाम जो गरीब हैं और कुछ जो महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके बीच में है। तो जहां तक जाट समाज की बात, मुझे नहीं लगता है कि उसमें इन्हें कोई होगा। मुझे उल्टा ये लग रहा है कि इस बार मध्यम वर्ग और जो यहाँ की स्थानीय समाज, चाहे वो जाट समाज हो या गुर्जर समाज हो, उसमें बीजेपी की वोट बढ़ेगी। लेकिन जो पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में लगभग 14 से 15% का जो फासला था बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, अब वो क्या होगा, लेकिन जरूर पता है कि इस बार वो फासला घटेगा वोट परसेंटेज में। एक चीज और भी फर्क है कि 2015 और 20 में जब हम लोगों ने ग्राउंड पे देखा, तो केजरीवाल के ऊपर कोई भी व्यक्तिगत तौर पे उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, जो कि इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार व्यक्तिगत तौर पे भी उनपे करप्शन के आरोप है। तो 15 और 20 में उत्साह के साथ एक बड़े वर्ग ने दिया कि भाई पार्टी ये दे रहे हैं, इस बार वोट मिले भी वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन इसमें क्लैरिफिकेशन ये है, उत्साह हो या ना हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एंटी वोट हो जाएगा। इस कारण से कम जाट वाले, गुर्जर समाज वाले इन मुद्दों पे आम आदमी पार्टी होने वाला है। जी बिल्कुल, जाट वाले मुद्दे को लेकर एक बार विजय शर्मा साहब के पास आऊंगा, लेकिन चूंकि हमें एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद आता हूं विजय शर्मा साहब आपके पास। फिर मैं जाट को लेकर एक सवाल आपसे पूछूंगा कि भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। के प्रायोजक हैं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। कॉल 9300 300 300। यहाँ तो पुराना ब्लैक एंड व्हाइट वाला टीवी हुआ करता था ना। और यहाँ वो किर्लोस्कर ब्रदर्स, अब भी किर्लोस्कर ब्रदर्स। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, जैसे माँ का प्यार और किर्लोस्कर का भरोसा। सदियों से भारत का भरोसा, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड। मार्केट गुरुकुल के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट से सरल भाषा में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए अभी रजिस्टर करें। इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने में जुटी सरकार, बदलाव के लिए मसौदा तैयार। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। TCS के नतीजे अनुमान के मुताबिक मार्जिन रहा अनुमान पर खरा, लेकिन डॉलर रेवेन्यू में 2% की कमजोरी। हालांकि कंपनी ने हासिल की $10 बिलियन की डील, इस साल ज्यादा कैंपस हायरिंग करने पर भी जोर। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव, सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड और स्मॉल कैप में बिकवाली, रियल्टी, एनर्जी, तेल गैस इंडेक्स गिरावट पर बंद। मेटल, इंफ्रा, IT शेयरों में बिकवाली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा की अगुवाई में तैयारियों का जायजा। इधर इंडिया अलायंस के फ्यूचर पर कंफ्यूजन बढ़ा।
ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को भी दिखाई हरी झंडी। भारत में मर्सिडीज बेंज की पॉपुलर जी वैगन का इलेक्ट्रिक वर्जन G580 लॉन्च। एक शोरूम कीमत 3 करोड़ रुपए, 4.7 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड का दावा। Hyundai Creta Electric is here. Some would ask, why now? Now, because over 1 million have driven their dreams, and millions can't wait to. And we follow a passion forever. Hyundai Creta Electric. Electric is now Creta. मार्केट गुरुकुल के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट से सरल भाषा में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए अभी रजिस्टर करें। इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने में जुटी सरकार, बदलाव के लिए मसौदा तैयार। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। TCS के नतीजे अनुमान के मुताबिक मार्जिन रहा अनुमान पर खरा, लेकिन डॉलर रेवेन्यू में 2% की कमजोरी। हालांकि कंपनी ने हासिल की $10 बिलियन की डील। इस साल ज्यादा कैंपस हायरिंग करने पर भी जोर। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड और स्मॉल कैप में बिकवाली। रियल्टी, एनर्जी, तेल गैस इंडेक्स गिरावट पर बंद। मेटल, इंफ्रा, IT शेयरों में बिकवाली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा की अगुवाई में तैयारियों का जायजा। इधर इंडिया अलायंस के फ्यूचर पर कंफ्यूजन बढ़ा। ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को भी दिखाई हरी झंडी। भारत में मर्सिडीज बेंज की पॉपुलर जी वैगन का इलेक्ट्रिक वर्जन G580 लॉन्च। एक शोरूम कीमत 3 करोड़ रुपए, 4.7 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड का दावा। Imagine your dream car in electric, in an SUV. Presenting Maruti Suzuki's first electric e-Vitara, the SUV e-Born. मार्केट गुरुकुल के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट से सरल भाषा में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए अभी रजिस्टर करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में असली किंग मेकर कौन है। ब्रेक पे जाने से पहले मुद्दा उठा था जाट का। विजय शर्मा साहब, जाट के मुद्दे पर मैं सवाल लेकर आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि अभी तो कह तो रहे थे इन्होंने, सज्जन जी, कि जाट बहुत ज़्यादा वोट देता नहीं आम आदमी पार्टी को, लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव देखें तो वहाँ पे 8 में से 5 सीटें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8 में से 5 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। वो वही सीटें थी जहाँ पे जाट बाहुल्य क्षेत्र थे, जहाँ माना जाता था कि 8 सीटें जहाँ पर जाट ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं और जिनको वो चाहते हैं वही जीतता है। उसमें से 5 पिछली बार आम आदमी पार्टी ले गई थी और इस बार चैलेंज है मुझे लगता है केजरीवाल के लिए कि उन सारे वोट को इंटैक्ट रखिए और खुद जहाँ पे वो खड़े हैं वहाँ भी आप लोगों ने एक जाट CM जाट कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है। तो ये आपके लिए सिरदर्द बन सकता है क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पे जाट बड़े ही संवेदनशील होते हैं। देखिए लक्ष्मण जी, इसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तो ये होती है कि जाटों का हितैषी कौन है, ये तो जाट विरोधी है। अब क्या आपकी बार आप देखना 8 की 8 सीटें बीजेपी को आएंगी। क्यों आएंगी? 10 साल में केजरीवाल जी ने कभी कोई सार्वजनिक रूप से कहा जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए? ये EVM के लिए, मोदी जी को गाली देने के लिए स्पेशल सत्र बुलाते हैं विधानसभा का, लेकिन जाटों के लिए कोई किसी तरह का प्रस्ताव पारित करते हैं क्या? एक बार भी नहीं करते। इनके जो मंत्री थे कैलाश गहलोत, उन्होंने 2 बार मांग रखी, उनको इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। दूसरी मैं बात बताता हूं, देखिए दिल्ली का जो जाट भाई है हमारे, वो ज्यादातर किसान है। तो आपने देखा होगा जिस तरह से पूरे देश में किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि के द्वारा 6,000 रुपए साल के मिल रहे हैं, इन्होंने आज तक केंद्र को सूची नहीं सौंपी क्योंकि उसमें ज्यादातर किसानों का भला होता है और वो किसान कौन है? जाट है। तो ये जाट विरोधी हो गए। इसी तरह से मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि इनके 7 MP आज की डेट में राज्यसभा के, 3 MP है लोकसभा के, जहां तक मेरा क्या वो है। आप मुझे बताइए, आज तक इन्होंने एक किसी जाट को
राज्यसभा का मेंबर या लोकसभा का मेंबर बनाया हो, संसद में पहुंचाया हो, तो मुझे बता दीजिए आप मुझे। ये एक भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने साहब सिंह वर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आप मुझे बताइए, किसान सम्मान निधि छोड़ दीजिए, डीएपी हम कितने रुपए में दे रहे हैं? 1360 रुपए में मात्र, जो विश्व के किसी भी देश में 3000 से नीचे नहीं है। यूरिया का बैग हम कितने रुपए में दे रहे हैं? 267 रुपए में। आप चले जाइए, विश्व के किसी देश में इतना सस्ता नहीं है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेरे जाट भाई रहते हैं, वहां गन्ना मिले थी सालों तक, उनका भुगतान नहीं होता था। पुष्पेंद्र जी, ये जाट आरक्षण, जाटों के प्रति आपका लगाव, ये क्या वोट के खातिर है क्या, जैसा कि शर्मा साहब कह रहे हैं? केजरीवाल जी ये भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं जाट समाज के साथ। देखिए, अब विजय शर्मा जी शांत हो जाए तो मैं इनको याद दिला दूं कि कितने हितैषी हैं जाटों के। इनको बिल्कुल जवाब देंगे। अब विजय शर्मा जी, मैं तो बोल नहीं रहा था आपके बीच में, अगर आप शांत हो जाए तो मैं आपको गिना देता हूँ कि आप कितने हितैषी हैं जाटों के और कितने खुश हैं आपसे जाट। हो जाने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, आप कब आएगा? तो आप मुझे बताइए, किस तरह से उपराष्ट्रपति जी का इन्होंने मजाक उड़ाया कांग्रेस के साथ मिलके, पूरे देश ने देखा संसद के अंदर। तो ये कितने जाट हितैषी है सबको पता है। ये गांवों में वो बता रहे हैं कितने जाट हितैषी। अब लक्ष्मण जी ऐसे थोड़ी ना होगा। लक्ष्मण जी रोकिए इनको ना, अब ऐसे ही बोलते रहेंगे तो हम क्या बताएंगे? अरे सुनिए विजय जी, आप जवाब दीजिए जरा। 2015 में सुन लीजिए, आप बड़े जाटों के हितैषी हैं ना, आप जाट समाज के इतने हितैषी हैं, तो जरा मुझे बताइए 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको बुलाया, जाट प्रतिनिधियों से बात करी और उनको कहा कि हम आपको लिस्ट में शामिल करेंगे, ओबीसी समाज को। क्या शामिल कर लिया? 2017 में अमित शाह जी ने अपने घर पे बुलाया सभी जाट प्रतिनिधियों को और उनसे वादा किया कि आप सबको शामिल किया जाएगा सूची में। कर दिया? नहीं किया। और सुनिए, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान यही प्रवेश वर्मा, जो साहिब सिंह वर्मा, स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं, उनके आवास पे अमित शाह जी, सुन लीजिए, अरे ऑन रिकॉर्ड है ये मीडिया में, लक्ष्मण सिंह जी को पता है, वो अभी आपको निकाल के वीडियो दिखा देंगे सारी। झूठ नहीं बोल रहे हैं हम, आपकी तरह हम भाजपाई नहीं है, हम आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार और सच्चे लोग हैं। सुनिए, बीच में मत बोलिए। 2019 में प्रवेश वर्मा के घर पे अमित शाह जी ने जाट प्रतिनिधियों से बात की थी और वादा किया था। दिखाइए वीडियो, चलो दिखाइए। अरे सुन लीजिए भाई, अरे विजय जी सुन लीजिए, अरे सुनिए भाई, अब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। लक्ष्मण जी ऐसे तो क्या डिबेट करेंगे बताइए, ऐसे थोड़ी बात हो पाएगी। तो आप झूठ मत बोलिए ना, झूठ मत परोसो। लक्ष्मण जी इनको शांत कराइए। अरे सुनने का मामला रखिए, आपकी पोल खुल रही है तो आप बौखला रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप सुनिए, एक मिनट विजय जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। विजय शर्मा साहब, एक मिनट उनको बात रखने दीजिए। सुन लीजिए, 2019 में यही प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की कोठी पे अमित शाह जी ने जाट प्रतिनिधियों से मीटिंग की थी और उनसे वादा किया था कि आपको आरक्षण की सूची में ओबीसी को, हम जाट कम्युनिटी को शामिल करेंगे। नहीं किया। अब उसका नुकसान क्या हो रहा है? जाट भाई नाराज क्यों है इस समय? जाट भाई नाराज इसलिए हैं कि दिल्ली सरकार के जो दिल्ली में संस्थान है, जैसे एम्स है, एनडीएमसी है, तमाम जो इस दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इन जगहों पे डीडीए है, इन जगहों पे जाट समाज के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, कॉलेजों में बच्चों के उनके एडमिशन में उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। जाट समाज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है और इतना नाराज है कि इस बार इस चुनाव में उसने सोच रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। ये जो इनका अहंकार विजय शर्मा जी का बोल रहा है कि जाट समाज तो बीजेपी को छोड़ नहीं सकता, बीजेपी तो हमारे बीजेपी के साथ है, जाट समाज तो, ये गलत बात है। कुशाग्र सक्सेना कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट विजय शर्मा साहब रोकूंगा आपको। कुशाग्र सक्सेना साहब कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं, फिर विजय शर्मा साहब आपसे जवाब लूंगा। जाट कमीशन के ऊपर मैं जाट आरक्षण की केजरीवाल ने बात उठाई है, मैं उस पर यह बोलना चाहूंगा कि जिस संविधान की शपथ लेके केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे ना, उस संविधान में ही एक ये कानून है और एक ये रूल है कि किसी भी तरीके का, अगर आपको किसी भी जाति धर्म या समुदाय को अगर आपको किसी कमीशन के तहत लाना होता है तो पहले राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर उस समुदाय से रिलेटेड कमीशन होता है। इन्होंने 10 साल में जाटों को आरक्षण देने के लिए किस कमीशन से बात करी और क्या इन्होंने जरूरी कदम उठाए? दूसरी बात, 2015 में नरेंद्र मोदी जी बुलाते हैं जाटों को बात करने के लिए, आरक्षण की बात करते हैं, चुनाव के समय नहीं मिला आरक्षण। 2019 में चुनाव के समय अमित शाह जी लेकर आते हैं जाटों के आरक्षण की बात, नहीं मिला आरक्षण। अब 2024 में केजरीवाल, जो कि आरएसएस का ही एक नुमाइंदा मैं बोलूंगा है, अब वो 2024 में फिर जाटों के आरक्षण की बात करता है। ये सब 10 साल से सो रहे थे क्या?
हमेशा 2019 में इमामों को पैसा देने की बात हुई, 2024 में पुजारियों को, ग्रंथियों को पैसा देने की बात हुई। अगर इन दोनों ने 10 साल में कोई काम किया होता ना, तो ये जाति और धर्म के मैं कुशाग्र की सारी बातों का जवाब दे दूंगा। मेरे को 10 सेकंड दीजिए। ये जाति धर्म के आधार पर ये जो बातें कर रहे हैं ना, अगर इन्होंने 10 साल ये काम किया होता तो दिल्ली के बेसिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इन्हें इन सब तंत्रों की और षड्यंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है पुष्पेंद्र जी, आप जवाब दीजिएगा दोनों लोगों का, कुशाग्र जी का भी और विजय शर्मा साहब का। तो विजय शर्मा साहब से बात ले लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा, फिर सतीश जी और सज्जन जी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय शर्मा साहब अपनी बात आप क्या कहना चाहते बताइए। कुशाग्र जी एक मिनट, जरा समय कम हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। 10 सेकंड मैं विजय शर्मा की 10 सेकंड चाहूंगा बस। अब ठीक है, बोलिए 10 सेकंड बोलिए। विजय शर्मा जी ने किसानों की बात करी। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से 600 किसान शहीद हो गए किसान आंदोलन के अंदर। 3 काले कानून थोपे गए किसानों के ऊपर, और किस तरीके से किसानों ने आज भी सिंगू बॉर्डर जाके देखिए, किसान धरने पर बैठे। ठीक है, आपकी बात को समझ गया विजय शर्मा साहब। विजय शर्मा साहब आप अपनी बात रखिए, फिर मैं जाऊंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास, वो आप दोनों लोगों के सवालों का जवाब देंगे। विजय शर्मा साहब देखिए लक्ष्मण जी, मैं तथ्य के आधार पे बात करता हूं। मैंने इनको चुनौती दी, अमित शाह जी का वीडियो दिखाई है, इन्होंने आपको भी कहा था कि वीडियो पब्लिक डोमेन में नहीं दिखा पाए। एक मैंने किसान सम्मान निधि की लक्ष्मण जी दिखा देंगे आपको। अब अरे भैया आप बीच में मत बोलिए ना, आप मुझे बताइए किसान सम्मान निधि की सूची आज तक क्यों नहीं दी इन्होंने सेंटर को, आप मुझे बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारी सरकार की सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसमें जाट आरक्षण निरस्त किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये देखिए, झूठ बोलते हो आप जानकारी लेकर आते नहीं हो, बैठ जाते हो आप ऐसे ही। ये देखिए ओबीसी का दर्जा जिसको निरस्त कर दिया, तो ये जाट समाज को दिल्ली सरकार, दिल्ली में ओबीसी में जाट समाज को दिल्ली सरकार ने शामिल किया, इसलिए झूठ मत बोलिए। हम चाहते हैं कि ये एक पैसे नहीं लेने देती। आज तक कितने सालों से मिल रहा है? अरे क्या बात कर रहे हैं, दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान में, सुन लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा कोई मुआवजा देता है तो दिल्ली सरकार देती है 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। आपको जानकारी ही नहीं है, आपको जानकारी नहीं है सर, बताए ना। और ये आरक्षण की मैंने आपकी पोल खोल दी। विजय जी आपको जानकारी नहीं है, दिल्ली में हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से ज्यादा मुआवजा कंपनसेशन दिल्ली सरकार देती है, 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। आपको शायद जानकारी नहीं है। अब ये हर कोई अपने आप को जाट हितैषी बताने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तब पता चलेंगे जाट को क्या लगता है, कौन उनके हितैषी है। एक और मुद्दा चूंकि शो आखिरी चरण में पहुंच चुका है, एक और मुद्दा जो बहुत जोर शोर से उठा है वह है फर्जी वोटों को लेकर के। इस पे अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि 10,000 से ज़्यादा फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं ऐसी जगह पे जहां पे 1 लाख तक तो वहाँ वोटर ही हैं। तो ये उनके लिए चिंता का विषय। उन्होंने चुनाव आयोग के पास भी गए ये फर्जी वोटर, और साथ साथ बोलते बोलते यहाँ तक बोल गए कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहाँ पे आकर के उनको ला करके फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। अब भाजपा तो पीछे रहने वाली थी नहीं, वो हमलावर हो गई कि ये पूर्वांचलियों का अपमान है। ये एक कंसर्न है, जो पूर्वांचली अपमान के मोर्चे पर तो बड़ा ही स्वाभिमानी होते हैं सतीश जी, ये लगता है मिसफायर करेगा। इलेक्शन कमीशन में आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो कोई हक ही नहीं बोलने का, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उत्तर प्रदेश के देखिए भाई वो बोल रहे हैं ना क्या लोगों को, बिहार के लोगों पुष्पेंद्र जी एक मिनट रुक जाइए, सतीश जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। पुष्पेंद्र जी रुक जाइए, सतीश जी बोलते हैं, फिर आपके पास आऊंगा मैं। सतीश जी देखिए, मुझे तथ्य नहीं मालूम है लक्ष्मण जी कि क्या ये वोटर में है या क्या ये हो रहा है वोटर कार्ड में। मेरा बस सिर्फ इतना मानना है कि चुनाव आयोग के तहत सारी चीजें हो रही है, तो ये चुनाव आयोग को स्पष्ट करना है, शायद किया भी है। इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं। राजनीतिक दल तो अपने तरह से तरह तरह के छल प्रपंच, ये सब सवाल वो सवाल करते ही हैं, इसमें तो उसमें तथ्य रहे या न रहे, लेकिन चुनाव आयोग की छवि को जो है उसको भी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये असर करेगा नहीं करेगा, ये मुझे पता नहीं कि क्या होगा इसमें, कैसे हम बोल दें कि क्या असर करेगा। अगर केजरीवाल गलत बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और वो इस तरह की बात कह रहे हैं, तो हो सकता है असर करे, और नहीं है तो फिर असर दूसरे साइड से कर सकता है कि भैया आप दिल्ली वालों को ही आप हटा रहे हैं,
तो इसमें कौन, हमारे जैसा आदमी क्या कहेगा? वो तो वही दोनों कहेंगे, एक दूसरे पर कहेंगे कि भाई ये हो रहा है, एक कहेगा कि जी बताओ क्या हो रहा है, यही तो है। लेकिन इस तरह के एपिसोड के, इस तरह की रणनीति कितनी कामयाब होती है सज्जन जी? ये फर्जी वोटर जोड़ने का मुद्दा पहले भी उठा है विधानसभा चुनाव में, फिर इस बार बड़े जोर शोर से उठ रहा है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, बंगाल वगैरह में तो काफी ज्यादा इसका ये रहा है, लेकिन दिल्ली में ये देख लीजिए अभी तक ये जोड़ने का, या बहुत ये भी आरोप लगाया गया केजरीवाल जी के द्वारा कि नाम हटाए जा रहे हैं। अब तमाम पत्रकार से लेके बहुत सारे रिसर्चर्स भी फील्ड में हैं, अभी तक तो कोई ऐसा वोटर नहीं मिला है जिसने कहा कि साहब हमारा नाम हटा दिया गया हो। तो मुझे लगता है कि ये एक नैरेटिव का वॉर है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, जो इस चीज को कहीं ना कहीं परसेप्शन क्रिएट करने की बात कर रही है। रही बात देखिए दिल्ली में क्या है वोटर्स का, कि आप देखें कि दिल्ली में रोज तकरीबन जो है बहुत सारे लोग आते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक तो आप कहें तो 10,000 से ऊपर लोग आते हैं। और उस तरीके से आप कभी भी आप देखें, चुनाव आयोग ने भी इसको संज्ञान में लिया कि ये जो आर्गुमेंट है कि नाम हटाए जा रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है या जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। प्रक्रिया में पारदर्शिता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने मुद्दे के हिसाब से इन तरह की। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आप देखिए, आप देखेंगे कि रोजगार का मुद्दा केजरीवाल साहब की राजनीति में आप देखेंगे कि एक तो रेवड़ी की राजनीति है। शुरू में बिजली और पानी और मोहल्ला क्लिनिक 15 से 20 के बीच में इन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन उसके बाद से आप तमाम देखें तो अभी भी वही आ रही है कि पहले से आप फ्री बीज दे ही रहे थे, अब आप महिलाओं को भी देना शुरू करेंगे, उसके बाद आप पुजारियों को भी देंगे, आप गुरुद्वारों में भी देंगे। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि गवर्नेंस और डिलीवरी के फ्रंट पे आप काफी वीक रहे हैं, और भाजपा भी घेरने में वीक रही है, क्योंकि अगर नहीं होता भाजपा भी घेरने वीक। हालांकि भाजपा तो कुछ रोजगार कैंप लगाने की बात यहाँ पे करे। पुष्पेंद्र जी 30 सेकंड शो हमारा खत्म होने वाला है कि फर्जी वोटों का मामला तक तो ठीक था, लेकिन ये कहना कि आप उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को ला करके फर्जी वोट बनवा रहे हैं, ये लगता नहीं थोड़ा सा पूर्वांचलियों के लिए थोड़ा सा अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर गए वो? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है, झूठ बोलना। मैं यही बता रहा था सर, पहले मैं दो चीज इनको क्लियर कर दूं विजय शर्मा को। एक तो ये किसानों के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं इनको बता दूं कि दिल्ली में बाढ़ जैसी आपदा में भी 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, जो कि देश में सबसे ज्यादा है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में किसानों को दिया है। दूसरी बात ये कि दिल्ली में किसानों की जो जमीन का मालिकाना हक है, वो एक सेक्शन है 74A, उसके तहत उनको हक नहीं मिला। लेकिन 2020 में इसी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था किसानों से कि हम मालिकाना हक देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। अब जो वोटर की बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि हमारे नेता माननीय संजय सिंह जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटरों को उनको ला करके मतदाताओं को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा किया और दिखाया चुनाव आयोग को कि देखिए इनके नाम काटे गए हैं, जबकि इन्होंने कोई आवेदन ही नहीं दिया। और सुनिए, सांसद संजय सिंह जी की पत्नी का नाम काटने का आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला सिलसिला नहीं है। लेकिन शो का समय तो खत्म हो ही रहा है, इसलिए आप सही मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि हमारे शो में आप आए और अपनी अपनी राय रखी। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार। Hyundai Creta Electric is here. Some would ask, why now? Now, because over 1 million have driven their dreams, and millions can't wait to. And we follow a passion forever. Hyundai Creta Electric. Electric is now Creta. मार्केट गुरुकुल के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट से सरल भाषा में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए अभी रजिस्टर करें। इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने में जुटी सरकार, बदलाव के लिए मसौदा तैयार। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। TCS के नतीजे अनुमान के मुताबिक मार्जिन रहा अनुमान पर खरा, लेकिन डॉलर रेवेन्यू में 2% की कमजोरी। हालांकि कंपनी ने हासिल की $10 बिलियन की डील, इस साल ज्यादा कैंपस हायरिंग करने पर भी जोर। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव, सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड और स्मॉल कैप में बिकवाली, रियल्टी, एनर्जी, तेल गैस इंडेक्स गिरावट पर बंद। मेटल, इंफ्रा, IT शेयरों में बिकवाली।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में तैयारियों का जायजा। इधर इंडिया अलायंस के फ्यूचर पर कंफ्यूजन बढ़ा। ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को भी दिखाई हरी झंडी। भारत में मर्सिडीज बेंज की पॉपुलर जी वैगन का इलेक्ट्रिक वर्जन G580 लॉन्च। एक शोरूम कीमत 3 करोड़ रुपए, 4.7 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड का दावा। कि प्रायोजक हैं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। कॉल 9300 300 300। Hyundai Creta Electric is here. Some would ask, why now? Now, because over 1 million have driven their dreams, and millions can't wait to. And we follow a passion forever. Hyundai Creta Electric. Electric is now Creta. मार्केट गुरुकुल के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट से सरल भाषा में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए अभी रजिस्टर करें। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। कि प्रायोजक हैं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। कॉल 9300 300 300। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। बाजार के लिए संकेत नहीं है अच्छे। गिफ्ट निफ्टी करीब 60 पॉइंट नीचे। कल एफआईएस की कैश में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली। क्रूड ने भी बढ़ाई टेंशन, $77 के पार। एशिया भी कमजोर। कल जिमी कार्टर की याद में बंद थे अमेरिकी बाजार। Q3 में टीसीएस का ठंडा प्रदर्शन। तिमाही आधार पर डॉलर आय में हल्की कमजोरी, लेकिन मार्जिन्स में 40 बेसिस पॉइंट्स का सुधार। 3 तिमाही बाद नई डील्स $10 बिलियन के पार। 76 रुपए के डिविडेंड का किया ऐलान। कंपनी ने कहा पिछले साल से बेहतर होगा मौजूदा साल। टाटा लेगसी के तीसरी तिमाही में कमजोर नंबर्स। क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू 1.7% गिरा, जबकि मुनाफे में 13% से ज्यादा की गिरावट। मार्जिन्स पर भी दिखा दबाव। इधर इरीडा का Q3 में नेट प्रॉफिट करीब 27% बढ़ा। रेवेन्यूज में भी 45% का इजाफा, लेकिन एसेट क्वालिटी पर दबाव के संकेत। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए राहत की खबर। अदानी टोटल गैस का घरेलू गैस एलोकेशन 20% बढ़ेगा। वही एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म के तहत आईजीएल को 31%, तो महानगर गैस को मिलेगी 26% ज्यादा गैस। गेल के मुताबिक 16 जनवरी से लागू होंगे बदलाव। और अदानी विल्मर के प्रमोटर अदानी कमोडिटीज ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचेंगे 13.5% हिस्सा। 6.5% का ग्रीन शू ऑप्शन भी मौजूद। 275 रुपए प्रति शेयर है फ्लोर प्राइस। आज नॉन रिटेल के लिए खुलेगा ओएफएस। चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और इस हफ्ते भी मामला गड़बड़ाता चला गया। इस हफ्ते के पिछले 4 दिनों के निफ्टी का प्रदर्शन मंडे टू थर्सडे वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। हर दिन दबाव। ट्यूसडे को थोड़ी बहुत रिलीफ, और पर वो रिकवरी भी बेहद फ्रेजाइल सी थी, आपको याद होगा। तो इंडेक्स लगातार लोअर ड्रिफ्ट करे ही चला जा रहा है। परसों वेडनेसडे को इंट्राडे में एक बढ़िया शार्प 200 पॉइंट की रिकवरी मिली थी। उसके बाद वो फ्लैट लाइन के आसपास बंद हुआ था, पर उस रिकवरी के बाद कल फिर वीकनेस की गिरफ्त में भारतीय बाजार आ गए। इंट्राडे सेशन एक बार प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा।
पूरी तरह से बियर गिरफ्त में थे, ब्रॉड बेस सेल ऑफ था। तो सिर्फ लार्ज कैप्स नहीं, वो पर्कुलेट होकर मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स में भी, लार्ज कैप्स के बियॉन्ड भी दबाव देखने को मिला था। यह है मिड कैप स्मॉल कैप्स की स्थिति। आपकी स्क्रीन पे डिटोरिएटिंग ब्रेथ थी। जितने शेयर ट्रेड हो रहे थे 75% इन रेड थे। तो रिटेल पोर्टफोलियो के लिए भी खराब दिन था। और इंट्राडे सेशन में निफ्टी के नजर आएगा जितनी भी रिकवरी के अटेम्प्ट किए बाजार ने किए थे कल, टिक नहीं पाए, मामला गड़बड़ाता ही चला गया। हाँ, कहने के लिए वो क्रूशियल परसों के लोस 23,496 होल्ड कर लिए हमने, पर भाई साहब क्लोज उसके बेहद करीब जाके ही हुआ है। कन्विक्शन है नहीं मार्केट में। आज इंपॉर्टेंट है, यूएस में कल छुट्टी थी, आज ट्रेड रिज्यूम हो रहा होगा वहां पे। महीने का पहला फ्राइडे है, तो डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट यूएस की आनी है, शाम को आएगी। अपन उस पर मंडे सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। रिएक्ट करने की बात आई तो उस दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के Q3 नंबर्स पे भी आज खुलते ही हमें अपना रिएक्शन देना है, वर्डिक्ट देना है, नंबर्स हैं कैसे। और आज शाम को हमारे IIP आंकड़े भी आने हैं। तो है इंटरेस्टिंग दिन, आज फिर से आपके सामने खड़ा। संकेत गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्के दबाव के साथ 60-65 अंक कमजोरी के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे फ्राइडे को भी, 1/4% का दबाव। ऐसे में ग्लोबल मूड माहौल हॉर्माज से जानेंगे। वीरू बताएंगे कैसे ऑफिस पहुंचे और निफ्टी बैंक में क्या रणनीति होगी। लाइए जरा एशिया का मूड दिखाइए पहले। हमारी तरह एशिया भी है, मामला ठंडा ही पड़ा हुआ है, पूरे एशिया का यही हाल है। यूएस से कोई क्यू है नहीं। फ्यूचर्स दिखा देता हूं, तब और अब की पहली प्लेट जो है, क्योंकि फ्यूचर्स तो ट्रेड हो रहे होते हैं, थोड़े बहुत हिल रहे होते हैं, तो फ्यूचर्स कहां छोड़े थे, कहां है वो दिखा देता हूं। कमजोरी ही बढ़ गई है फ्यूचर्स में भाई साहब, चाहे वो डाउ, नैस्डैक, S&P हो, जहां छोड़े थे कल और जहां इस समय सुबह खड़े हुए, ये आज शाम के ट्रेड का इंडिकेशन दे रहे हैं। दरअसल फ्यूचर्स हैं आधे से 2-3/4% दबाव में। तो जब यूएस में शाम को सेशन की शुरुआत होगी, ये मूड के साथ शुरुआत हो सकती है। वही वीकनेस पूरे ग्लोब पे इस समय रिफ्लेक्ट होती हुई। चलिए, ऐसे में हॉर्माज, ये सर्वराष्ट्र समसमायिकी की व्याख्या कीजिए, क्या आयात है? गुड मॉर्निंग आशीष। और इससे पहले कि ग्लोब पर जाए, चीन से एक बड़ी खबर आ रही है। अभी डेवलपिंग स्टोरी है कि चीन के सेंट्रल बैंक ने ये कहा है। हॉर्माज मजा ही खराब कर दिया मेरा। इतना मुश्किल से बनाया मैंने। हॉर्माज सर्वराष्ट्र समसमायिकी, समसमायिकी होता है करंट अफेयर्स, उसकी व्याख्या कीजिए, क्या आयात है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है। आप सबको विश्व हिंदी दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। आज है और कैसे? आपको भी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और चीन के लेकिन सेंट्रल बैंक ने ये कहा है कि जो सरकारी बॉन्ड्स है उसकी खरीदारी वो फिलहाल रोक देंगे, ये उन्होंने कहा है, क्योंकि सप्लाई जो है वो डिमांड से कम है और ये रिज्यूम तब होगा डिमांड सप्लाई डायनामिक्स को देखते हुए, फिर वो जाकर के बॉन्ड्स सप्लाई रिज्यूम करेंगे। ये चीन के सेंट्रल बैंक ने अभी कहा है। ये अभी एक खबर निकल कर आई है। इस पर ज़्यादा जानकारी आगे चल कर आएगी, तो शायद जब हम 8 बजे फिर बैठे तब शायद उस पर ज़्यादा जानकारी मिले। मगर कल तो बाज़ार बंद थे, मगर बॉन्ड मार्केट्स में कल हाफ डे की ट्रेडिंग थी और 30 साल की जो यील्ड है वहाँ पर वो अब जो है 2023 के सबसे ऊंचे स्तर पर आ गई है और 10 साल की जो यील्ड है वो अभी भी 4.7% के आसपास बनी हुई है। तो अब जो है बाज़ार ये तैयारी करने लग गया है कि फेड जितने भी बार ब्याज दरें काटेगा, जितना अनुमान था उससे कम ब्याज दरें कटेंगी। और फेड के कई सारे अफसरों ने कल बयान दिए, उनमें एक कंसेंसस यही था कि जितने कटने चाहिए उतना नहीं कटेंगे ब्याज दरें। तो सूजन कॉलिंस जो कि बॉस्टन फेड के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी यही कहा है कि ये बेहतर होगा कि जो कटौती की रफ्तार है उसमें कमी लाई जाए, क्योंकि अभी भी अर्थव्यवस्था की आगे का जो रास्ता है वो अभी भी बहुत अनिश्चित है और इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, जो कम होनी थी, जिस रफ्तार से कम होनी थी, वो उससे थोड़ी सी कम रफ्तार पे होगी। ये सूजन कॉलिंस का कहना है। मिशेल बोमन ने भी ये कहा है। मिशेल बोमन तो पहले से भी ये कहती आ रही है
कि अब जो है ब्याज दरों को ग्रेजुअली कम करना चाहिए। वही इकलौती एक फेड की अफसर थी जिन्होंने 50 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों की जो कटौती हुई थी उसका विरोध किया था। और कैंसस सिटी फेड के जो प्रेसिडेंट है जेफ श्मिड, उन्होंने भी ये कहा है कि अब ब्याज दरें उन स्तरों पर पहुंच गई है जहां पर ना तो वो इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकती है ना तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकती है, तो एक न्यूट्रल रेट पर पहुंच चुकी है। ये कैंसस सिटी फेड के जो अध्यक्ष है उनका कहना है। और फिलाडेल्फिया फेड की जो अध्यक्ष है पैट्रिक हार्कर, उन्होंने भी ये कहा है कि वो ब्याज दरों में कटौती के लिए तैयार है 2025 में, बशर्ते इकोनॉमी में क्या हो रहा है, जो डेटा निकल कर आएगा उस हिसाब से ये तय किया जाए कि ब्याज दरें काटनी चाहिए या नहीं। तो कुल मिलाकर बात तो यही है कि ब्याज दरें का जो अनुमान था कि 4 कटेंगी या 5 कटेंगी, उतना तो नहीं होगा आगे चलकर, ये ज़्यादातर फेड के अफसरों का कहना है। डॉलर अभी भी वही बना हुआ है 109 के आसपास। पाउंड कल जो है वो 109, जो एक साल के सबसे कमज़ोर स्तरों पर पहुंचा था डॉलर के मुकाबले, तो वहाँ पर तो नज़र बनाए रखनी ज़रूरी है ही। येन पर आता हूँ थोड़ी देर में, मगर आज का जो सबसे बड़ा डेटा जो है वो है नॉन फार्म पेरोल्स का, जो आज शाम को निकल कर आएगा। और ये एक कैच 22 जिसे आप कहते हैं फेड के लिए और बाजार के लिए भी एक कैच 22 है, क्योंकि अगर कमजोर आया तो फेड के लिए ये मुश्किल हो जाएगी कि आप जो इतनी हॉकिश पोस्चरिंग कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे जबकि डेटा ही कमजोर आया है। और अगर मजबूत आया तो बाजार के लिए तो वैसे ही नेगेटिव है, क्योंकि वो प्राइस इन करके चल रहा है कि अब कम ब्याज दरों में कम कटौती होगी। तो ये एक मुश्किल डेटा आज शाम को आना है नॉन फार्म पेरोल्स का। बेरोजगारी का आंकड़ा तो कांस्टेंट रहना ही है, 4.2% के आसपास ज़्यादातर अनुमान यही कह रहे हैं। और नॉन फार्म पेरोल्स का जो आंकड़ा है वो 1.5 लाख से लेकर 1,65,000 तक के बीच के अनुमान है। तो वहाँ पर आज सबकी नज़रें वहाँ होंगी। और येन भी अगर हम बात कर रहे थे, वहाँ पर भी कमज़ोरी जारी है, डॉलर के मुकाबले में 158 तक पहुँच चुका है अब येन। और एनालिस्ट का कहना है कि 160 के पार अगर ये निकल गया तो बैंक ऑफ जापान के इंटरवेंशन की जो आशंका है वो बढ़ जाएगी। और जो पिछले साल जो लो बनाया था 161.95 का, वहाँ पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। तो येन कमज़ोर होता जा रहा है, बैंक ऑफ जापान पर नज़र रखने की ज़रूरत है, और चीन से जो ये बॉन्ड की जो खबर आई है वहाँ नज़र रखने की ज़रूरत है। और डॉलर, जबकि हैंडओवर तो कोई खास है नहीं, मगर बाजार आज के लिए नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा सबसे इंपॉर्टेंट आज इंपॉर्टेंट है। पूरी डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट सामने आ जाएगी, जिसको हॉर्मास डिकोड कर देंगे अपने को मंडे सुबह। चलिए, ये है मूड माहौल। कल का इंट्राडे चार्ट तो आपने देख लिया था, रणनीति पे उतरे उससे पहले अरे वीरू को भी, तो आपको भी भाई हिंदी दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हॉर्मोज को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हॉर्मोज का जवाब सुन के मुझे वो याद आ गया, अपनी 4वीं-5वीं की क्लास। हमारा एक मित्र था, हाँ, तो वो क्या करता था, पेपर को रख देता था किनारे, जो लिखा है पेपर में लिखी जाएगी, जो हमको आता है पहले हम लिख देते हैं कॉपी में। सबसे पहले बिना पेपर पढ़े अपना लिखना शुरू कर दिया। तो आपने कितनी हिंदी में कितना ही कठोर एक प्रश्न बनाया हो, लेकिन हॉर्मोज ने कहा नहीं जनाब, हमें जो मालूम है हम बताएंगे। भाड़ बजाया आपका प्रश्न। हॉर्मोज, पता है हम दोनों ने इस क्वेश्चन के लिए कितनी तैयारी की थी कल, कि पद पूछिए, हम दोनों ने मिलकर तैयारी की। मुझे यकीन है आपने बहुत सारी तैयारी की होगी। और मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना है। अब जब हिंदी का मामला छिड़ी गया है तो आपको पता है सिग्नल को हिंदी में क्या कहते हैं? सिग्नल? जी नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, इसमें बहुत टाइम लगा था। ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर ने हमें बताया था कि सिग्नल को हिंदी में आवक जावक सूचक डंडा कहते हैं। तो ये बात तो ये हमारे साथ रह गया है, क्या आप सिग्नल को अब यही कहेंगे? अच्छा, सिग्नल की बात की सवाल कुछ भी हो, जो आता है वो बोल देने। हिंदी से आवाज की 20वीं बर्थडे आने वाली है, मंडे को ही हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे 20th बर्थडे। जब शुरुआत में हम लोग उसे लिंक कहते हैं, मतलब कि आप कुछ स्निपेट के लिए ऑन एयर खड़े होते हैं एज रिसर्च एनालिस्ट, तो समझाते हैं। तो अगर मेरे सहयोगी कहीं भी भटकते थे 2000 पूछने के टाइम पे, अपन तो वही पढ़ के आते थे, अपने को इधर पता नहीं होता था। या तो अपन कर देते थे कि आवाज ही नहीं आ रही, या फिर जो सवाल कुछ भी पूछ लो, जो अपने को पता है अपन तो वही बोलेंगे। या फिर एक अच्छा जरिया होता है, आशीष माफी, जो आपकी आवाज मेरे को नहीं मिल रही है। आशीष, बेस्ट यही है, बेस्ट यही। अच्छा, सुना है आज बड़ी तकलीफ हुई ऑफिस आने में आपको? हाँ आशीष, आज यकीन मानिए मैं उठ के काफ़ी गया था पहले, लेकिन थोड़ा देर से निकला और जीरो विजिबिलिटी। स्पेशली मेरा करीब 12-13 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मेन रोड पे तो फिर भी ठीक था, अब तो मेरे ख्याल से कोहरा और गहरा जाएगा। बट सुबह जीरो, हल्का सा ये जो लाइट थी ना, फॉग लाइट थी, उससे थोड़ा वो साइड की पट्टी दिखाई दे रही है, अदरवाइज जीरो विजिबिलिटी। अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर का डिस्टेंस, जीरो विजिबिलिटी थी। बट
आ गए, आदत रही है लगभग 20 साल से, तो आ गए। लेकिन आज आप घर से बाहर निकल रहे हैं या फिर आपकी फ्लाइट है या फिर आपकी ट्रेन है, तो कृपया जांच के बाहर निकलें। डेंस फॉग। वैसे गौर कराता हूँ, आज सुबह मुंबई में भी जीरो विजिबिलिटी थी, अपनी तो आंख ही नहीं खुल रही थी। और कल शाम को घर जाते वक्त भी जीरो विजिबिलिटी थी, क्योंकि मेट्रो में भीड़ इतनी थी कि ना आगे कुछ नजर आ रहा था ना पीछे कुछ नजर आ रहा था। आज का अप्रोच वही निफ्टी बैंक का, फ्राइडे का दिन है, क्या रणनीति बनाई जाए? मैं तो वो भूल ही गया जिस मौज मस्ती में कि जिसके नए हैं, है ना, इतनी दूर गाड़ी चला के। देखिए आशीष, अब सीरियस बात है कि कल भी मार्केट्स कोलैप्स हुए डे लो पे, और सेल के ट्रेड काम कर रहे हैं, बखूबी काम कर रहे हैं, और बिना किसी डर के। 750 कल पहले का रेजिस्टेंस पॉइंट था, उसके नीचे स्लिप हुआ, गजब स्लिप हुआ, बट कल हम डे लो पे क्लोज हुए विद नो पुल बैक व्हाटसोएवर, और निफ्टी आईटी भी सिंक हुआ एट 50 डे में। एक बात याद रखिएगा, एक चीज़ इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से बहुत खराब हो गई है, एंड दैट्स आई थिंक निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक, अब मैं अगर आपको परिभाषा दूँ ना इसकी, तो लगभग आप समझ लीजिएगा कि जुलाई 2022 के बाद पहली बार इतने बड़े फ्रैक्शन से, सिंस अभी आज वीकली चार्ट्स कंप्लीट होने हैं, बट इतने बड़े फ्रैक्शन से 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे सेटल हो चुका है। सो आवर कोर इंडिकेटर, लीड इंडिकेटर विल बी निफ्टी बैंक। वीकनेस बहुत है, एफआईएस की सेलिंग टारगेट पूरी की पूरी यहाँ पर है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को पहले रीड करते हैं आज की रणनीति से पहले। देखिए, कोई रहम नहीं कर रहे हैं एफआईएस आशीष, और इतना इंटेंस सेलिंग, 7171 करोड़ की सेलिंग, 46 का बाय का फिगर था डीआईएस का। बट आप ये सोचिए, बिलो 200, बिलो 50 वेमा, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दे आर स्टिल सेलिंग। और मैग्नीट्यूड देखिए, तीव्रता देखिए, 2200 करोड़ का इंडेक्स बेचा, 10,000 लॉन्ग काट लिए, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लगभग शॉर्ट किए, और नेट शॉर्ट का आंकड़ा करीब करीब अब 3.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट पहुंच चुका है आशीष। दैट्स ह्यूज। और मैं कब जाके ओवरसोल्ड शब्द का इस्तेमाल करूं मेरे को नहीं मालूम है। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 3500 करोड़ रुपए की सेलिंग, 37,000 लॉन्ग काट लिए और 22,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। तो इस वक्त इनडिस्क्रिमिनेट अंधाधुंध सेलिंग है। ऐसे में अपने आप को सिक्योर करना लॉन्ग साइड पे बहुत मुश्किल है आशीष। कल के कॉल आइटर्स 23,700 पे, 600 पे, 800 पे प्लेस्ड हैं, और बहुत डिसाइसिवली प्लेस्ड हैं। और फॉर दिस आई थिंक फर्स्ट डे ऑफ न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट 23,500 की पुट एक ओआई होल्ड करती है, उसके बाद सीधा पुट कंसंट्रेशन अगर कहीं पर है तो वो है 23,200 पे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, अगर आपके पास कल के शॉर्ट हैं तो रखिए, मैं थ्रेशोल्ड पॉइंट दे देता हूँ। आज का दिन क्रिटिकल है क्योंकि आज वीकली चार्ट्स का फॉर्मेशन होना है, और आज हमें एक वीकली एवरेज बचाना है या फिर गंवाना है। लेके आइए लेवल्स। फर्स्ट थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा आपकी स्क्रीन पे, वो आ रहा है करीब, थ्रेशोल्ड पॉइंट ले डॉक्टर साहब यहाँ पे, अब हमें चार्ट्स की ज़रूरत नहीं है। 23,697 और करीब करीब 749। इस जोन के नीचे सेल राइज 749 इस टेंडेमा, ये क्रॉस हुआ तो स्विंग टुवर्ड्स 866 लुक्स पॉसिबल, बट जब तक RS1 नहीं क्रॉस हो रहा, इट्स ए सेल राइज। नाउ ऑन द डाउन साइड आपके ट्रेड को चेक करना है आपको स्पॉट पे 461 पे, दैट्स 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये गया तो आपकी जो नीचे की ट्रेजेक्ट्री है 258, 188, 167, ये खुल जाएगी। मैंने क्या कहा आपको कि 23,500 और 461 विच इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये लास्ट एज है। इसके नीचे कुछ भी खुला हुआ है, और खुला हुआ है क्या? 23,200 की पुट। नाउ निफ्टी बैंक इसलिए नेगेटिव क्योंकि आपका HDFC बैंक, आपका SBI, आपका कोटक महिंद्रा बैंक इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग, इवन 200 डिमा के नीचे ये सिक्योर नहीं कर पा रहे अपने आप को। देखिए, 50,000 पे कल बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है, और 50,100 ये क्या है? निफ्टी बैंक का 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये अगर सरेंडर कर रहा है तो ये क्लियर सिग्नल है कि अभी बहुत दिक्कतें हैं। 50,000 की कॉल 10 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, और 49,000 की पुट 12 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। दिमाग में बिठा लीजिए इस आंकड़े को, लेवल्स लेके आइए। 50,000 की कॉल, 61 लाख का कॉल यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेवल्स 1 लेके आइएगा। जब तक बैंक निफ्टी 49,829, 50,097 आज के इस सेशन के लिए इसके नीचे है, इट्स ए सेल ऑन राइज। सिर्फ 97 अगर निकले तो ए स्विंग टुवर्ड्स 644 एंड 440 इज पॉसिबल। बिलो RS1 सेल। अपने ट्रेड को बेस 1 पे चेक कीजिएगा। बेस 1 क्या है? 49,113,810। मैंने क्यों बोला ये?
क्योंकि 49,000 की पुट 12 लाख का आउटस्टैंडिंग वही होल्ड करती है। बट अगर ये क्रैक हुआ, इसके नीचे स्लिप हुआ, तो 867 मतलब 677 और 510 इसका मेट करना क्वाइट पॉसिबल। आशीष, आज दोनों लेवल्स पे देख के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि आज वीकली चार्ट्स का फॉर्मेशन है 23,461-66, बहुत इंपॉर्टेंट। आशीष बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का आज फ्राइडे का अप्रोच। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। सबसे पहले TCS रडार पे रखिए। इनलाइन टाइप्स ये नंबर्स, सीजनली वीक क्वार्टर था तो वैसे ही पस्त परफॉर्मेंस है, कोई सरप्राइज, कोई फायरवर्क्स नंबर्स में है नहीं। कह लीजिए मजा नहीं आया, एटलीस्ट Q3 के परफॉर्मेंस के लिहाज से। कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ फ्लैट थी। एनालिस्ट मान रहे थे कि भाई 0.2-0.3% बढ़ सकती है, ऐसा हुआ नहीं। हाँ, मार्जिन्स 40 बेसिस पॉइंट सुधरे, एफिशिएंसीज किक इन हो रही थी और मार्जिन्स एक्सपेक्टेड था कि बढ़ेंगे, लेकिन अपन जब मेंशन कर रहे थे तो अपन कह रहे थे 20 बेसिस पॉइंट के आसपास, तो वो ठीक है। तो मतलब इन लाइन टाइप ही नंबर्स थे। पर अच्छा क्या है? अच्छा यह है कि 2 तिमाहियों बाद $10 बिलियन की TCV के रन रेट पे वापस पहुंचे हैं। $10.2 बिलियन की नई डील्स बैक करी हैं, तो ये विजिबिलिटी देता है। दूसरी तरफ इस विजिबिलिटी या कह लें डील बैक करने के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री, अब नियर टर्म के लिए तो नहीं कह रहे, लेकिन एटलीस्ट मीडियम टर्म के लिए कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट हैं कि हालात पटरी पे आएंगे। ये कैलेंडर ईयर जो शुरू हुआ है, कैलेंडर ईयर 2025 पिछले साल से बेहतर होगा। ये तो हम देख भी रहे हैं वैसे सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में धीरे धीरे हालात पटरी पे आने की बात, और साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट है डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में। बहुत ज्यादा टटोल नहीं सकते इसमें, लेकिन फिर भी ऐसा साउंड कर रहा है कि थोड़े से ऑप्टिमिस्ट हो रहे हैं। हाँ, एक चीज और अच्छी है कि डिविडेंड कुल मिलाकर इंटरिम 10 रुपए था, स्पेशल दे दिया 66 रुपए का, तो 76 रुपीज का डिविडेंड डोल आउट है। अनडिमांडिंग है, स्टॉक चला नहीं था, वैल्यूएशन इन्फी के नीचे स्लिप हो गए, तो फिर उस लिहाज से अब समझ में नहीं आ रहा TCS रिएक्ट कैसे करेगा। पर ठीक है, इनलाइन नंबर्स हैं और कुछ पॉजिटिव्स हैं, ऐसा रीड करता हूं। टाटा एलेक्सी, ये मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग है। क्यों 50 टाइम पर ट्रेड करता है ये? क्योंकि ये कंपनी लार्जर पीयर्स से, मिड कैप पीयर्स से ज्यादा अच्छी ग्रोथ डिलीवर करती थी, वो ग्रोथ बिल्कुल मिसिंग हो गई है। Q-on-Q आया आपकी स्क्रीन पे, 0.25% गिरी। साल दर साल ग्रोथ का रन रेट अच्छा होता था, साल दर साल भी महज 0.3% की ग्रोथ है साल दर साल। मार्जिन ऊपर से 150 बेसिस पॉइंट्स गिर गए, तो नंबर्स तो खराब है टाटा एलेक्सी के। अब कितना भाव में है कितना नहीं, वो सब अपनी जगह देखेंगे रिएक्शन जब आएगा। इरीडा तीसरा है। इरीडा के रिजल्ट्स आए और आप देखिए सोशल मीडिया पे इसके जलवे, इसकी एक लिटरली आर्मी है जो सपोर्ट में खड़ी रहती है। तो ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स तो ठीक है, NII 39% का जंप है, मुनाफा 27% का जंप दिखा रहा है साल दर साल, ये हेडलाइन नंबर्स हो गए। अच्छा, NIMs भी इंटैक्ट हैं, तो ये सब कहानी ठीक थी। एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन है भाई साहब, 2.19% के ग्रॉस एनपीए बढ़ के 2.68% पे, नेट एनपीए 1%, 1.04 वाले 1.5% पे आ गए। तो कुछ इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। मैं इंटरनल्स वीक हैं ऐसा कह सकता हूं। अदानी टोटल गैस, इंद्रप्रस्था गैस, महानगर गैस, सब ने अपडेट दिए कि गेल की तरफ से डोमेस्टिक गैस एलोकेशंस का अपडेट आया है कि 16 जनवरी से एलोकेशन बढ़ा दिया जाएगा। सबके लिए अच्छी खबर है। कुछ हद तक भाव में आ भी रही थी, खबरें चल रही थी। अदानी टोटल कह रहा है 20% अतिरिक्त गैस मिलेगी हमको, इंद्रप्रस्था गैस कह रहा है हमको 31% एडिशनल गैस मिलने वाली है, महानगर गैस कह रहा है हमारे को 26% एडिशनल गैस मिलेगी। तो इन सबके लिए अच्छी खबर है। एक स्टॉक और जोड़ देता हूं सुबह सुबह, वो है अदानी विल्मर। आज OFS खुल रहा है, प्रमोटर है अदानी कमोडिटीज, 13.5% स्टेक बेचने के लिए OFS है, 6.5% उसमें ग्रीन शू है, ओवर सब्सक्रिप्शन का कंपोनेंट। तो कुल मिलाकर 20% हिस्सा बेचने की तैयारी हो रही है। 275 रुपए का फ्लोर प्राइस है। आज नॉन रिटेल है, अपनी रिटेल की बारी मंडे को आएगी। रेड आप रखिए इन स्टॉक्स को। है एक और बताना जरूरी है, श्रीराम फाइनेंस आज एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो स्टॉक स्प्लिट की।
₹10 की फेस वैल्यू 2 में तोड़ी जा रही है, एक स्टॉक 5 में विभाजित होना है। ये एडजस्टमेंट आज प्ले आउट हो रहा होगा। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। सबसे पहले फीचर्स पर साथ ही बजट भी, लंबी बैटरी लाइफ पर शेल्फ लाइफ भी, कम मेंटेनेंस पर एक प्रोसेसर जो है नया भी। पर ऐसी टेक मिलेगी कहाँ? मिल गई। तो पेश है AMD Ryzen AI Pro प्रोसेसर। परफेक्ट है CEOs के लिए, एम्प्लॉयज के लिए और बिजनेसेस के लिए। बिजनेसेस लव AMD। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। We have Kirloskar brothers at our earlier plants. What would your preference be this time? Only Kirloskar brothers. पापा, सिर्फ किर्लोस्कर ब्रदर्स ही क्यों? यही सवाल मैंने भी तुम्हारे दादाजी से पूछा। बाबूजी, किर्लोस्कर ही क्यों? क्योंकि किर्लोस्कर ब्रदर्स है। सदियों से भारत का भरोसा, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। अरे नो टेंशन। हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है, करनी है तैयारी NPS जरूरी है। Hyundai Creta Electric is here. Some would ask, why now? Because now there are roads that don't slow us down. Now because over 1 million have driven their dreams and millions can't wait to. Now because we look up with pride and we follow our passion forever. Hyundai Creta Electric. Electric is now Creta. मार्केट गुरुकुल के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट से सरल भाषा में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए अभी रजिस्टर करें। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इवेंट्स कैलेंडर फ्राइडे, आज शाम को यूएस की डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट आनी है। यूएस का मार्केट भी आज खुलेगा कल की छुट्टी के बाद। श्रीराम फाइनेंस की बात कर चुका हूं, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है स्टॉक स्प्लिट की। आज रिजल्ट्स आने हैं CESC, GNA एक्सेल्स, जस्ट डायल और फिलिप्स कार्बन ब्लैक यानी कि PCBL के। आज शाम को 4 बजे हमारा IIP और 5 बजे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े आने हैं। इन्फ्लेशन नहीं आएगा, IIP आज आ रहा है, मंडे को इन्फ्लेशन आएगा, दोनों अलग हैं इस बार। चाइना के न्यू लोन्स का डेटा आना है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का हश मनी केस में आज सेंटेंसिंग होनी है, पर न्यूयॉर्क के जस्टिस साहब ने तो पहले ही कह रखा है कि मैं उन्हें जेल टाइम नहीं दूंगा, प्रोबेशन नहीं दूंगा, फाइन नहीं लगाऊंगा, अनकंडीशनल डिस्चार्ज दे दूंगा। खैर देखते हैं। संवाद, आज सिंपोजियम है सिक्योरिटीज मार्केट के ऊपर, कैपिटल फॉर ग्रोथ, NSC, BSC, NSDL, CSDL के एसोसिएशन में। तो चौहान साहब होंगे, आशीष कुमार चौहान, माधवीपुरी बुच होंगी, सेबी चेयर, सब होंगे वहां पे आज। रिलीजेस फ्राइडे आ गया है भाई। गेम चेंजर तेलुगु और साथ साथ हिंदी में डब्ड रामचरण साहब की पॉलिटिकल एक्शन फिल्म तगड़ा बजट के साथ आ रही है। फतेह सोनू सूद साहब की ये रिलीज हो रही है थिएटर, दोनों थिएटर्स में रिलीज है। OTT में आज द साबरमती रिपोर्ट रिलीज होने जा रही है। प्रेसिडेंट मुर्मू आज 18th प्रवासी भारतीय दिवस में शिरकत करेंगी और इनफैक्ट प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स भी देंगी भुवनेश्वर में। सुप्रीम कोर्ट में आज वो दिन आ गया, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की जो गुहार है GST शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में, उस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा होगा। और आज विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे है। ये दिन हिंदी भाषा के सम्मान और प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। कमोडिटी स्ट्रैटेजी ले आऊं। दियोरा साहब, कुंवर जी ग्रुप के डॉक्टर रवि दियोरा साहब ने मदद करी है। नेचुरल गैस जनवरी वायदा खरीदना है 314 के स्टॉप के साथ। एल्यूमिनियम जनवरी वायदा खरीदना है 239 का SL लगाइए। गिफ्ट निफ्टी के 1/4% दबाव के साथ शुरुआत होने इंडिकेशंस के साथ छोड़े जा रहा हूं।
आज की मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार। के प्रायोजक हैं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। कॉल 9300 300 300। Imagine your dream car in electric, in an SUV. Presenting Maruti Suzuki's first electric, e-Vitara, the SUV e-Born. महाकुंभ 2025 एक अद्वितीय महापर्व जहां देश विदेश से 40 करोड़ श्रद्धालु भक्तों के उपस्थित रहने की अपेक्षा है। डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के, यहाँ पे प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के, मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात हो, हाईटेक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, ठहरने के लिए भव्य और आरामदायक टेंट सिटी, योगी सरकार सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है। प्रयागराज पूर्ण रूप से तैयार है। इस बार प्रयागराज 2025 महाकुंभ बहुत यादगार होने वाला है। बहुप्रतीक्षित महाकुंभ आस्था और संगठन का ऐसा प्रमाण बनने जा रहा है जो हर भक्त के हृदय में एक अमिट स्मृति छोड़ जाएगा। भाई साहब एक पंप देना। ये लीजिए। ओरिजिनल वाला दीजिए, वो जो है सदियों पुराना, वो जिसपे है सबका भरोसा। ये लीजिए किर्लोस्कर ब्रदर्स इंडिया का ओरिजिनल पंप, क्योंकि यही है सदियों से भारत का भरोसा। सदियों से भारत का भरोसा, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड। मार्केट गुरुकुल के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट से सरल भाषा में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए अभी रजिस्टर करें। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। के प्रायोजक हैं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। कॉल 9300 300 300। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस हफ्ते के आखिरी एडिशन, फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत। मूड थोड़ा सा गड़बड़ी है, पूरा हफ्ता ऐसे ही चला गया ठंडा दबाव में, और आज फ्राइडे को भी कुछ बदलेगा नहीं। जबकि यूएस के मार्केट्स कल बंद थे, ऐसे कोई क्यूज नहीं है, पर फिर भी मामला ठंडा ही है। और ऐसा नहीं, हम अकेले नहीं, एशिया भी हमारे पीयर सेट जो इस समय कामकाज कर रहे हैं ऐसे ही पस्त हैं। आज शाम को दरअसल यूएस के बाजार ट्रेड रिज्यूम करेंगे और वहां के फ्यूचर्स अब सुबह एक्शन में आ रहे हैं, दबाव में आ रहे हैं, आधे % से 3/4% दबाव में। इसीलिए एशिया, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी ठंडा पड़ता चले जा रहा है। और आज शाम को वैसे यूएस की बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स रिपोर्ट भी आ रही होगी। खैर वो सब जब आएंगे तब आएंगे। क्यूज थोड़े से दिक्कत भरे हैं, ऐसा लगता है, दबाव के साथ ही शुरुआत होगी। तो ऐसे में क्या वॉच आउट करा जाए और जनरल टेक्सचर बाजार का कैसा दिखता है? वीरू, गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। मिजाज आपको FIs के स्टैट्स को देखने के बाद पता चल जाएगा। आप यकीन मानिए, कल जब मैं भाव कॉपी डाउनलोड की स्टैट्स देख रहा था, बड़ा अचंभा सा हो रहा था। आई मीन 7200 करोड़ रुपए की सेलिंग, आई मीन 26,000 पे 25,000 पे समझ में आ रही थी, बट इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस आपके 200 डेमा के नीचे भी 7200-7600 करोड़ रुपए की सेलिंग, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से या फिर जो जितना बुरा आप सोचते हैं उससे ज़्यादा गया। और इंडेक्स की शॉर्टिंग देखिए आशीष, ऑलमोस्ट 3.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट, आप 2-2 हज़ार करोड़ का इंडेक्स यहाँ भी बेच रहे हैं। या सिंपली मीन्स अभी आपको बाजार में किसी पुल बैक की एक्सपेक्टेशन, या एटलीस्ट आपको, मतलब मैं FIs के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, आपको ऐसा कोई इवेंट अलाइंड नहीं लग रहा है जो आपको सरप्राइज करे और आपकी शॉर्ट्स को चैलेंज करे। तो FIs ने कंप्लीटली अपना, अगर आप देखें, थम्स डाउन दिया आशीष। जहाँ तक लेवल्स की बात है,
हर रोज़ एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, मेरे ख्याल से वो आज के लिए है 23,750, जहाँ पे 10 डेमा परसिस्ट करता है। हम अपने छोटे से एवरेज को 10 डेमा को छू नहीं रहे आशीष, हम भूल जाइए बड़े बात, तो आप 200 डेमा के नीचे हैं। और रही बात, आज होगा शुक्रवार को वीकली चार्ट्स का कंप्लीशन। अगर आशीष हम 23,450-60 के नीचे टिक गए, जिसके नीचे ऑलरेडी बैंक निफ्टी टिक चुका है 50 वेमा के नीचे, तो दिक्कत का सबब है। इन दैट केस 23,200 और 23,000 का क्लस्टर फर्स्ट इंस्टेंस में खुल जाएगा। सो अभी एज ऑफ नाउ टेक्सचर मार्केट का बहुत खराब शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको एटलीस्ट 10 डेमा को पार करना पड़ेगा, जो कि अलाइंड है 23,750 पे। और एफआईएस की सेलिंग का कोर टारगेट आशीष बैंक्स। आशीष, ये है जनरल मूड माहौल भाई साहब। चलिए आज की टीम लाइनअप्स प्रेजेंट कर देता हूँ आपके सामने। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बाजार की चाल वाल पे डिपेंडेंट होगा, ऐसे कोई रिजल्ट बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आए तो मैं अपना इंटरप्रिटेशन देते हुए लाल हरे करूँगा, क्योंकि आज के टॉप 20 में बट ऑब्वियसली सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इंक्लूड करना बनता है। टीसीएस को मैं शेड ऑफ ग्रीन के साथ ले रहा हूँ। थोड़ा सा टफ कॉल है, मुझे लगता है खुलने दीजिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा क्या शेड होगा। मतलब दिखेगा आपको अपरेंटली बाजार कैसे ले रहा है उन नंबर्स को। मैंने इससे पहले वाले शो में भी मेंशन करा था, सीजनैलिटी एट प्ले था, पता था कमजोर क्वार्टर रहेगा, पर इस बार कोई मतलब एक उम्मीद रहती है ना कि कुछ सरप्राइज स्प्रिंग अप कर देगा। ऐसा कोई सरप्राइज नहीं था। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ फ्लैट, ठीक है, मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए। तो जहां तक Q3 का परफॉर्मेंस था मजा नहीं आया, पर ठीक है थोड़े बहुत पॉजिटिव्स हैं, जैसे कि ऑर्डर बुकिंग यानी कि TCV कहते हैं ये लोग, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जो बैक करते हैं ऑर्डर्स, $10 बिलियन के पार चली गई। 2 क्वार्टर से स्लिप हो रही, लास्ट क्वार्टर $8 बिलियन के आसपास थी, तो वो TCV लौट रही है, डील पाइपलाइन मजबूत हो रही है। उसको देखते हुए कमेंट्री थोड़ी सी मीडियम टर्म के लिहाज से थोड़ी बहुत इंकरेजिंग साउंड कर रही है। और डिविडेंड डोल आउट स्पेशल मिलाकर 76 रुपीज़ का हो गया है। तो ये सब देखते हुए, और TCS रैंक अंडर परफॉर्मर IT इंडेक्स से कंपेयर करिए, अपने पीयर इन्फोसिस से कंपेयर करिए, कुछ नहीं कर रहा है, वैल्यूएशन ठंडे पड़ गए हैं। तो मैं इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ, पर थोड़ा सा मुश्किल कॉल था। आप लोग के पास लिबर्टी है कि आप ओपनिंग में देखें मूड माहौल, उसके बाद डिसाइड करें। दूसरी IT कंपनी जिसके नंबर्स आने थे टाटा एलेक्सी थी। मैं इसको लाल ले जा रहा हूं। इस अदरवाइज मैं जब प्रेजेंट कर रहा था कि इस क्वार्टर में परफॉर्मेंसेस IT कैसी रहेंगी, तब मैंने कहा था डाइवर्जेंट ट्रेंड होगा। तो उसमें मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे होंगे, टॉप टीयर प्लेयर्स थोड़ा ठंडा परफॉर्म कर रहे होंगे। और टाटा एलेक्सी को देखिए आप, कोई ग्रोथ नहीं, आए तिमाही दर तिमाही 0.25% गिरी। जब एनालिस्ट इसको वैल्यूएशंस के फ्रंट पे प्रीमियम देते थे तो ये एक्साइट करते थे साल दर साल ग्रोथ रेट, तो मैंने ऐसी साल दर साल भी कल देखा, वो भी 2.7% है साल दर साल, Q3 वर्सेस Q3 पिछले साल का, कुल मिलाकर 2.7% ग्रोथ है। कमेंट्री अवेटेड है मेरे को डिटेल्ड, पर सिर्फ इन नंबर्स को देखते हुए उस तरह की प्रीमियम वैल्यूएशंस पे क्वेश्चन मार्क लगता है। इसीलिए टाटा एलेक्सी को लाल रखा था। ना ग्रोथ आई, ना मार्जिन बचा पाए। मार्जिन 150 बेसिस पॉइंट्स गिर गए, 25.7 वाले 24.2% पे, और इसीलिए मुनाफा 13-13.5% ठंडा पड़ गया। ठीक है, टाटा एलेक्सी लाल था। इरीडा थोड़ा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए, पर मैंने जब इंटरनल्स टटोले तो मैं लाल के साथ जा रहा हूं। कल ऑलरेडी दबाव में आ गया था ये स्टॉक, देखते हैं बिहेवियर कैसा रहेगा। हेडलाइन नंबर्स तो ठीक दिख रहे थे, NII 39% का जंप, मुनाफा 27% के आसपास का जंप था, पर इरीडा की एसेट क्वालिटी गड़बड़ाई, और अच्छी खासी गड़बड़ाई। एसेट क्वालिटी जब हम देखते हैं, ये हेडलाइन नंबर्स तो मैं साल दर साल रखता हूं, एसेट क्वालिटी हम Q-on-Q देखते हैं, इसमें लिखा नहीं है Q-on-Q होती है एसेट क्वालिटी, वो डिटोरिएट हो रही है। 2.19% ग्रॉस NPA बढ़ के 2.68%, 1.04% नेट NPA बढ़ के 1.5% पे, 46 बेसिस पॉइंट्स नेट NPA में भी इजाफा है।
तो ठीक है, मिले जुले नंबर्स के बीच में मैं लाल की शेड के साथ चलता हूँ इरिडा को लेकर। वीरू 3 नंबर्स इंपॉर्टेंट थे, तीनों मेंशन कर दिए। ओके, अब मैं 3 अपने चाह सकता हूँ स्क्रीन पे आशीष, और गजब की शॉटिंग। और बड़े दिक्कत ये होती है कि जब 200 बीमा टूट जाए, 50 बीमा टूट जाए, तो अब आदमी कहता है कि यार शॉट कैसे करूँ, बट हो रहा है ऐसा, है ना। इतने लोअर ट्रेजेक्टरीज में भी स्टॉक सिंक हो रहे हैं। आप पहला स्टॉक लेके आइए, कल का मेरा अशोक लेलैंड। आशीष, ताबड़तोड़ सेलिंग हुई है इसमें पिछले 3 दिन में, और 2 जनवरी से लेकर अब तक 234 से रिट्रेस होकर 241। अब इसका आज वीकली परसिस्ट करता है एवरेज 215 के आसपास।